रुक लीजिए टीम। रुक लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, हम्म। स्पॉट स्पॉट इंक्वायरी में। के लिए इन्होंने टीम का कॉन्स्टिट्यूशन किया है। हाँ और डिवीजन इन्होंने लॉ डिवीजन और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन को इन्होंने स्पॉट इंक्वायरी के लिए 10 से लेकर के 13 मार्च 2025 तक डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा में इन्होंने भेजा है। ठीक है ना। और जी 25/3/2025 को के पहले तक इन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट 25/3/2025 को भेजी है। ठीक है ना। और जी इसके फैक्ट्स क्या है, फाइंडिंग ऑफ द स्पॉट इंक्वायरी टीम, इनकी फाइंडिंग क्या है, वो ये कह रहे हैं कि after having recorded the statements and analyzing inquiry report टेस्टिमोनीज, हिंदी वाले के लिए है, जिनको इंग्लिश वाले तो अपना समझ जाएंगे, थोड़ा हम इसको टूटे फूटे में एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। जो हिंदी वाले हैं इसको समझ लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। द आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट्स एंड एनालाइजिंग इंक्वायरी रिपोर्ट टेस्टिमोनीज ऑफ इनमेट्स एंड एडिशनल एविडेंस हैज समराइज्ड द फाइंडिंग्स एज अंडर। इन्होंने जो सबकी बयान रिकॉर्ड किए इंक्वायरी की, कैदियों की, और जो भी एडिशनल एविडेंस इन्होंने प्राप्त किए उसको इन्होंने ऐसे समराइज किया। नंबर 1 पॉइंट पे, द स्टेटमेंट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टेस्टिमनीज ऑफ एन इनमेट्स एंड एडिशनल एविडेंस फ्रॉम द एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन रिवील सिस्टेमिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, फिजिकल एब्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट एंड मेडिकल नेग्लिजेंस एट डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा, Madhya Pradesh. The evidence confirms that prisoners were subjected to inhuman treatment, overcrowding, and lack of basic amenities, while medical care was found to be grossly inadequate. तो अभी ये चीज आप समझ ही गए होंगे कि मतलब सभी इनमेट से जो उनके बयान लिए गए, सबके टेस्टिमनीज ली गई, जो एडिशनल एविडेंस कलेक्ट किए गए, जो भी सीसीटीवी फुटेज की इन्होंने बात करी थी 9 से 12 के बीच में उस दिनांक में, उसको देखा गया। 16 से लेके 25 तक जो भी इन्होंने किया था सोलंकी जी ने, सबका करने के बाद वो सारे जो इन्होंने आरोप लगाए थे वो सही पाए गए। और बताया बताया गया कि ये सिस्टेमिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। ये एक तरह से समझ रहे हैं आप, फिजिकल एब्यूज मतलब मारा पीटा गया है एक तरह से। एडमिनिस्ट्रेटिव रहने दीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट, और जो भी प्रशासनिक मिसकंडक्ट है, मिसबिहेवियर है, वो सारी चीजें इसमें पाई गई। और थोड़ा सा ऊपर लाइए। हाँ बस ठीक है। और ये सारी चीजें कंफर्म हुई हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल फैसिलिटी मतलब इतना मारपीट सब करने के बाद भी बाहर व्यक्ति निकल रहा है, उसका इलाज नहीं हो पाया, तो मेडिकल नेग्लिजेंस प्रमाणित होता है इसमें। अ, और जो प्रिजनर्स हैं वो इनह्यूमन कंडक्ट, अमानवीय ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया है। ओवर क्राउडिंग की बात जो उन्होंने कही थी कि 90 से लेकर के 110 के बीच में रखे जाते थे 50 बाई 20 स्क्वायर फीट में, वो भी सही चीजें पाई गई हैं। तो ये सारी चीजें, और लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटी, जो भी सुविधाएं होनी चाहिए वो भी वहां पर उपलब्ध नहीं थी। और मेडिकल केयर भी इनएडुकेट पाया गया है, मतलब अपर्याप्त अपर्याप्त रहा, वो भी यहाँ पे प्रमाणित हुआ है। द कंप्लेनेंट हरीश कन्हैया लाल सोलंकी alleged that he was brutally assaulted by jail staff during his detention from 16/2 to 25/2 2025। ही स्पेशली, तो मतलब इन्होंने जो बताया कि 16 से 25 फरवरी 2025 के बीच में इनके साथ जिस तरह से फिजिकल असॉल्ट किया गया, ब्रूटली असॉल्ट मतलब डंडे लाठी या जो भी पाइप से मारा गया, जो भी इन्होंने फोटोग्राफ्स वगैरह भेजे थे, उसके विषय में स्पेशली एक्यूट गार्ड दीपक वर्मा ऑफ बीटिंग हिम विथ अ पाइप कॉजिंग सेवियर फिजिकल पेन एंड ब्रूशिंग। कि मतलब दीपक वर्मा जो वहां पे गार्ड था उसके द्वारा ये पाइप से मारपीट और ये सारी चीजें की गई। हरीश आल्सो हाईलाइटेड ओवर crowding in hall number 5 where 90 to 110 inmates were housed in 50 to वही वाला पुराना जो हम लोगों ने चर्चा की, creating unsanitary and inhuman conditions, होल्ड करिएगा। He further reported that prisoners were subjected to threats and intimidation, preventing them from filing complaints। मतलब उनको कंप्लेंट भी फाइल करने के लिए मना किया गया था। जिस तरह से हरीश जी ने पहले बताया कि अब तुम कोई कंप्लेंट नहीं करोगे, बाहर जाओगे तो सारी चीजें नहीं बताओगे, तो सारी चीजें वो लगभग सही पाई गई। टू सपोर्ट हिज क्लेम्स हरीश रिक्वेस्टेड अ रिव्यू ऑफ सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम 9 to 12 PM ऑन 25 फरवरी 2025 कवरिंग हॉल नंबर 26, जिसकी पिछली हमने चर्चा की थी, विच ही क्लेम्ड would show evidence
ऑफ द असॉल्ट, मतलब सीसीटीवी फुटेज में वो जो एविडेंस थे वो उनकी चर्चा की थी उन्होंने। द एनएचआरसी इंक्वायरी टीम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम 10th March to 13th March 2025 reviewed CCTV footage, medical records and photographs of Hari's injuries, all of which confirmed the physical assault by the guard दीपक वर्मा। तो जो भी दीपक वर्मा के विषय में उन्होंने बताया था कि इस दिनांक के बीच में आप सीसीटीवी फुटेज निकालिए और जानकारी लीजिए। ओवर क्राउडिंग की बात उन्होंने बताई थी, इनह्यूमन ट्रीटमेंट की बात बताई थी, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बाहर शिकायत नहीं करोगे, सारी चीजें, वो सारी चीजें सही पाई गई हैं और फिजिकल असॉल्ट प्रूव हुआ है सीसीटीवी फुटेज से। दीपक वर्मा नामक व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया गया है, मतलब मारपीट ये सब किया गया। देन एचआरसी इंक्वायरी एंड सबसेक्वेंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन वैलिडेटेड हरीश क्लेम। देन एचआरसी की जो इंक्वायरी टीम है और जो सबसेक्वेंट आगामी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो हुई उस विषय पर उनकी उपस्थिति में वो हुई, उन्होंने जो करवाया, तो उसमें ये सारी चीजें वैलिडेटेड यानी सही पाई गई हैं, जो भी क्लेम थे ये सही पाए गए। द सीसीटीवी फुटेज क्लियरली शोड दीपक वर्मा फिजिकली असॉल्टिंग हरीश वाइल द फोटोग्राफ्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म्ड विजिबल ब्रूशिंग ऑन द बॉडी, ऑन हिज बॉडी, है ना। तो सीसीटीवी फुटेज जो भी थे वो उसमें से दीपक वर्मा के जो उसमें से फिजिकली असॉल्टिंग उसको मार रहे हैं इस तरह से पाया गया। वाइल द फोटोग्राफ्स एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स कंफर्म द विजुअल ब्रूशिंग ऑफ द बॉडी, और फोटोग्राफ्स और जो मेडिकल रिकॉर्ड्स है उसको ऑथेंटिकेट करते हैं कि वो जो दिख रहा था वो सही है, सही है, इनको द्वारा जो मारपीट की। मल्टीपल इनमेट्स कोरोबोरेटेड हरीश's allegations describing frequent beatings and threats by both jail staff and older prisoners। जो अक्सर होते हैं जेलों में, जो पुराने कैदी होते हैं वो नए वाले कैदियों को किस तरह से टॉर्चर करते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा, बिल्कुल वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे सही पाई गई हैं। और जो भी इनमेट्स थे जिनसे बात की गई, उन्होंने हरीश के जो क्लेम है, हरीश सोलंकी जी के जो उन्होंने कहा था उसको सही उन्होंने बताया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जेल के स्टाफ और ये पुराने जो प्रिजनर्स इस तरह से मारपीट करते हैं और ये सब करते हैं। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो रिवील्ड प्रोसीजरल लैप्सेस such as the delayed delivery of the medical legal certificate MLC to the police station due to the carrier's failures to affix the necessary seal। आवश्यक जो सील रहती है उसमें न लगी, टाइम पर न लगने के कारण मेडिको लीगल सर्टिफिकेट एमएलसी जो होती है वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस इंक्वायरी के लिए, उसमें लैप्सेस पाए गए हैं, प्रोसीजरल लैप्सेस पाए गए हैं, ये प्रमाणित पाया गया है। द एमएलसी आल्सो रीच्ड कोतवाली पुलिस स्टेशन ऑन 2/3/2020। इनकी जो एमएलसी थी मारपीट वाली, जो वो द एमएलसी ओनली रीच्ड कोतवाली पुलिस स्टेशन में वो 2 मार्च 2025 को पहुंची। हाईलाइटिंग द स्लो प्रोसेस पुलिस रिस्पांस, मतलब बहुत ही धीरे पुलिस रिस्पांस को हाईलाइट करता है, जबकि ये गंभीर मामला था। हरीश फियरिंग फर्दर वायलेंस रिफ्यूज टू रिटर्न टू द खंडवा एज ही प्रेफर्ड टू गिव हिज स्टेटमेंट इन लोधीपुरा बुरहानपुर। मतलब इनको डर था कि खंडवा में वापस आएंगे तो इनके साथ फिर वही चीज की जाएगी, मारपीट की जाएगी, तो इन्होंने बुरहानपुर में, लोधीपुरा में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया, जहां पर एनएचआरसी की टीम ने जाकर के वहां पर किया है, इनका रिकॉर्ड किया है। एंड ही हैज कंफर्म्ड बीइंग असॉल्टेड बाय एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन ऑफ जेल पुलिस पोज्ड इन अ खाकी क्लॉथिंग एंड थ्रेटन्ड टू विथड्रॉ हिज कंप्लेंट। तो एक खाकी में था वो व्यक्ति जेल का और जेल पुलिस का, और उसने इनके साथ मारपीट की है और उसने कंप्लेंट को वापस लेने के लिए भी इनके ऊपर दबाव बनाया था, इनको धमकाया था। ऊपर थोड़ा लीजिएगा। फॉलोइंग द एनएचआरसी इंटरवेंशन अ क्रिमिनल केस एफआईआर नंबर 139/2025 अंडर सेक्शन 1152 और 351(2) ऑन 13th March 2025 एट कोतवाली पुलिस स्टेशन। इसको थोड़ा ऊपर लीजिएगा हरीश जी। हाँ ठीक है। तो एक एफआईआर एनएचआरसी के इंटरवेंशन के बाद में, मतलब पुलिस ने नहीं कि उनके साथ मारपीट की, वो तो हर दबाना चाह रही थी, जेल प्रशासन इसको दबाना चाह रहा था, लेकिन एनएचआरसी के इंटरवेंशन के बाद में जब उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की तो एफआईआर नंबर 139/2025 को धारा बीएनएस की धारा 100, हाँ ठीक है रहने दी, 115/2 351(2), ये हमें लगता है कि मारपीट और धमकाने से संबंधित है, नए बीएनएस में 13/3/2025 को दर्ज की गई है, जबकि ये पर्याप्त नहीं है। हमें लगता है कि इसमें और भी बहुत सारे, हम तो बहुत इसमें लीगल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन वीरेंद्र जी बताएंगे कि ऐसे मामलों में और कौन कौन सी धारा इसमें लगनी चाहिए। ये तो सामान्य मारपीट और धमकाने की हमें लगता है।
खंडवा हैज बीन रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर की। दिस क्रिमिनल केस एक्सपोज द पुलिस डिलेड रिस्पॉन्स एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर अकाउंटेबिलिटी। एनएचआरसी बोल रहा है कि ये मतलब जो है वो पुलिस के डिलेड रिस्पॉन्स को इंगित करता है, और इसमें अकाउंटेबिलिटी इनकी निर्धारित होनी चाहिए, ये एनएचआरसी बोल रहा है। द इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट confirmed गॉड दीपक वर्मा मिसकंडक्ट लीडिंग टू हिज सस्पेंशन विथ इमीडिएट इफेक्ट। इंक्वायरी के बाद में फिर दीपक वर्मा जो वो गार्ड था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसको मिसकंडक्ट पर वो इंक्वायरी रख दी गई है, लीडिंग टू सस्पेंशन विद इमीडिएट इफेक्ट, है ना। द इंक्वायरी फाउंड दैट वर्मा हैड वायलेटेड प्रोविजंस ऑफ द प्रिजन एक्ट। प्रिजन एक्ट का इन्होंने जो प्रोविजन होते हैं उनको वायलेट किया है, मध्य प्रदेश जेल मैनुअल का, मध्य प्रदेश जेल मैनुअल का, एंड मध्य प्रदेश सिविल सर्विस कंडक्ट रूल जो होता है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज कंडक्ट, मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम जो होते हैं उनका इन्होंने उल्लंघन किया हुआ है। प्रॉम्प्टिंग डिसिप्लिनरी एक्शन, अतः इनके ऊपर विभागीय जांच के लिए एनएचआरसी बोल रहा है। Statements from other inmates revealed widespread physical abuse, threats and intimidation, है ना। स्टेटमेंट फ्रॉम अदर जो भी लिया गया वहां से, उन्होंने सब ने यही चीजें बताई हुई है कि ये हम मारपीट करते हैं, धमकाते हैं, और इस तरह से इनका ये टॉर्चर चलता रहता है। और थोड़ा सा ऊपर लीजिए, सेवरल प्रिजनर्स रिपोर्टेड बीइंग रेगुलरली बीटन बाय ओल्डर प्रिजनर्स। वो तो एक आम, जैसा हमने आपको बताया कि फिल्मों में जिस तरह से होता है कि प्रिजनर्स जो पुराने वाले होते हैं, जो कत्ल करके आते हैं, आजीवन कारावास वाले होते हैं, या रेप वाले होते हैं, बस रुकिएगा, इस तरह से वो जो नए वाले बेचारे प्रिजनर्स आते हैं तो उनको किस तरह से टॉर्चर करते हैं, मारपीट करते हैं, वो आपने बॉलीवुड की फिल्मों में तो आपने अच्छी तरह से वो देखा ही होगा। तो वो भी सारी चीजें यहाँ पर पाई गई हैं। ओके, while jail staff either turned a blind eye or actively participated in the violence। तो जेल प्रशासन इस पर बिल्कुल आंख बंद किए रहता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से सारी चीजें होती रहती हैं, और इसमें उल्टा सहयोगी बनता है उनका, ऐसे जो पुराने प्रिजनर्स होते हैं नए प्रिजनर्स को जो मारते पीटते हैं। इनमेट्स एक्सप्रेस्ड फियर ऑफ रिटेलिएशन, इनमेट्स एक्सप्रेस्ड फियर ऑफ रिटेलिएशन स्टेटिंग दैट दे अवॉइडेड फाइलिंग कंप्लेंट्स ड्यू टू थ्रेट्स ऑफ फर्दर एब्यूज। तो जो उसमें कैदी हैं वो कि हमसे बदला लेंगे, रिटेलिएशन, इसलिए वो इस तरह से कंप्लेंट फाइल नहीं करते हैं कि और आगे मारपीट करेंगे और हमारे साथ बदला लेंगे, इसलिए बेचारे कोई इसमें कंप्लेन करने नहीं जाते हैं कि भाई हम हमारे साथ इन्होंने मारा पीटा, या पुलिस प्रशासन जेल प्रशासन हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, इसीलिए ये सारी चीजें बाहर नहीं आ पाती हैं। मेनी प्रिजनर्स डिस्क्राइब्ड ओवर क्राउडिंग, unsanitary conditions and lack of basic amenities including inadequate drinking and bathing water leading to frequent disputes। बता रहा है कि मतलब एनएचआरसी की रिपोर्ट में आगे है, उन्होंने कहा कि इसमें जो है कई सारे जो प्रिजनर्स हैं उन्होंने ओवर क्राउडिंग की बात करी है, अनसैनिटरी कंडीशन मतलब स्वच्छता पर्याप्त नहीं है उसकी बात करी है, लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज नहीं है, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए वो सच नहीं है, ठीक है ना। इंक्लूडिंग इनएडिक्वेट ड्रिंकिंग एंड बाथिंग वाटर, पीने और नहाने का पानी तक नहीं रहता, और ये सारी चीजें जो नहीं रहती तो जहाँ 50, 100, 200, 400, 300 कैदी एक साथ जाएंगे और ये फैसिलिटी नहीं है तो आपस में वो डिस्प्यूट भी होता है लोगों में कि भाई हमें पानी दो, पहले हमें पानी दो, या हमें ये चीजें दो, तो इस तरह से होता रहता है। द इनमेट्स फर्दर रिपोर्टेड इनसफिशिएंट स्लीपिंग स्पेस। जो इनमेट्स हैं वहाँ के जो कैदी हैं उन्होंने आगे कहा कि यहाँ पर अपर्याप्त सोने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं है। विथ सम फोर्स टू शेयर ब्लैंकेट्स ड्यू टू शॉर्टेज, कई सारे जैसे आपने बताया था कि एक एक ब्लैंकेट में दो दो लोग इस तरह से, तो ऐसी भी कंडीशन आती है। एंड पुअर वेंटिलेशन एंड लाइटिंग इन द बैरक्स वर्सनिंग द इनह्यूमन कंडीशंस। वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान सही तरीके से नहीं है, और लाइटिंग प्रकाश भी नहीं रहता है, तमाम से बंद रहता है, या जो भी दिक्कत उन्होंने ये भी सारी चीजें सही पाई हैं। वर्सनिंग द ह्यूमन कंडीशन, को अमानवीय स्थितियां इससे और ज्यादा निर्मित हो जाती हैं, एनएचआरसी की रिपोर्ट में आया। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो एक्सपोज सेवरल मेडिकल नेग्लिजेंस, बहुत सारा मेडिकल नेग्लिजेंस की बात आई है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर पर्व तिवारी, द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पार्ट टाइम डॉक्टर, द जेल लैक्ड अ फुल टाइम फिजिशियंस और मेडिकल स्टाफ, relying on his visits only 10 times a month। वो डॉक्टर प्रतिवारी हैं, वो बता रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हैं, वो कह रहे हैं कि हम बड़े मुश्किल से 10 बार एक महीने में हम आ पाते हैं, क्योंकि वहां पर कोई परमानेंट डॉक्टर एक होना चाहिए, वो वहां पर नहीं है जेल के अंदर, है ना। ड्यू टू हिज फ्रिक्वेंट अनअवेलेबिलिटी कॉल्ड बाय द इमरजेंसी ड्यूटीज, इनमेट्स ऑफन लैक्ड टाइमली मेडिकल अटेंशन। क्योंकि वो अब अकेले डॉक्टर कितना वो कर पाएगा, तो चूंकि नहीं उपस्थित हो पाता है तो बहुत सारी जो
मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए कैदियों को, वो टाइम पर उनको नहीं मिल पाती। देन एचआरसी स्पॉट इंस्पेक्शन रिवील्ड डेप्लोरेबल कंडीशंस इन द जेल डिस्पेंसरी विथ एक्सपायर्ड मेडिसिन्स बीइंग इशूड टू इनमेट्स। जो कैदी हैं उनको एक्सपायर्ड मेडिसिन उपलब्ध होती है, क्योंकि वहाँ पे मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं रहती है इस तरह से। रुकिएगा। द फार्मेसी कंटेंट एक्सपायर्ड टेबलेट्स, वहाँ पे जांच में भी पाया गया कि फार्मेसी जो होती है जेल की, वहाँ पर एक्सपायर्ड टेबलेट्स मिली, इंक्लूडिंग बीटा बीटा हिस्टाइन, IP16, ये सब वगैरह वगैरह का, ये इनका नाम दे रहे हैं मेडिसिन का, कौन कौन नंबर है। तो ये सारी मेडिसिन जो है वो एक्सपायर वहाँ पे पाई गई जांच के दौरान। शॉकिंगली अ कन्विक्ट प्रिजनर नेम्ड अविनाश was responsible for issuing medicines to OPD jail patients without consulting a medical officers, and the initial health screening of newly admitted inmates was carelessly performed by the convict। अब बताइए, जो एक कॉन्विक्ट है, कन्विक्टेड मतलब जो ऑलरेडी वहाँ पे जेल में कन्विक्टेड है कैदी, वो जो वहाँ के जो प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर है, उनका मेडिकल केयर कर रहा है, उनको दवाइयाँ वितरित कर रहा है, मेडिसिन इशू कर रहा है, और उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग कर रहा है। ये स्थितियां पाई गई हैं जांच के दौरान NHRC की। द IHSR परफॉर्मा which was supposed to be filled out by the medical staff was instead completed by Avinash without the required signature from the visiting doctor। मतलब वो अविनाश नामक व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, वो ये सारे प्रोफार्मा, कोई IHSR प्रोफार्मा होता है, ये NHRC का एक प्रोफार्मा होता है कि इस तरह से होना चाहिए, तो वो स्वयं कर रहा है, कोई विजिटिंग डॉक्टर यहाँ पर नहीं है। ऊपर करिएगा। फर्दर मोर द इंक्वायरी रिवील्ड सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस एंड वायलेशंस ऑफ द प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। तो ये सारे लैप्सेस, प्रशासनिक लैप्सेस यहाँ पे मिले हैं, और प्रोसीजरल सेफगार्ड्स यहाँ का वायोलेशन हुआ है, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ऊपर करिएगा। द जेल स्टाफ फेल्ड टू रिकॉर्ड हरीश हरीश असॉल्ट इन द रिपोर्ट बुक। होल्ड करिएगा। तो जेल स्टाफ जो है वो हरीश के साथ जो मारपीट हुई है, इसकी रिपोर्ट बुक में ये एंट्री नहीं है कहीं। एच कंफर्म्ड बाय द गार्ड कृष्णा सूर्यवंशी, ठीक है ना, कृष्णा सूर्यवंशी गार्ड ने ये सारी चीजें बताई कि भाई ये चीजें जो इनके साथ ये मारपीट हुई है, जेल स्टाफ फेल्ड टू रिकॉर्ड हरीश असॉल्ट इन द रिपोर्ट बुक। और ऑब्वियसली ये चीज तो हो भी नहीं सकती ना भाई, मारपीट रहे हो तो ये कहाँ से आप नोट करोगे, ये तो स्वयं फंसने वाली बात है। तो ये कृष्णा सूर्यवंशी ने बताया। एडिशनली द CCTV फुटेज ऑफ द इंसिडेंट वॉज नॉट इमीडिएटली सिक्योर्ड, इंडिकेटिंग नेग्लिजेंस इन प्रिजर्विंग क्रिटिकल एविडेंस। तो वो स्वाभाविक है। तो ये कह रहे हैं कि CCTV फुटेज भी इस इंसिडेंट का जल्दी सिक्योर नहीं किया गया था। इसका मतलब कि मतलब ये क्रिटिकल जो एविडेंस है इसको टाइम पर सिक्योर नहीं किया गया, तो मतलब इसमें इनकी नेग्लिजेंस दर्शाई जा रही है। ऑब्वियसली ये तो वो कर भी नहीं सकते ना, क्योंकि सब पूरा जेल प्रशासन का मिला भगत है। द जेल अथॉरिटीज वेयर आल्सो फाउंड टू बी नॉन कंप्लायंट विथ रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर। रिकॉर्ड कीपिंग प्रोसीजर में जेल अथॉरिटी कंप्लाई नहीं कर रही है उसको, एंड उसका पालन नहीं करे। एंड द मेडिकल रिकॉर्ड्स वे आर पुअरली मेंटेन। मेडिकल रिकॉर्ड सब कैसे मेंटेन होंगे आप देख सकते हैं, क्योंकि एक कन्विक्ट जो है वो इलाज कर रहा है। फर्दर कंप्रोमाइजिंग द इनमेट्स हेल्थ एंड सेफ्टी, मतलब इनकी जो हेल्थ और सेफ्टी है इसके साथ कंप्रोमाइज किया जा रहा है। ये NHRC की रिपोर्ट में सारी चीजें आ रही हैं। द NHRC इंक्वायरी फर्दर हाईलाइटेड लीगल एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस including the use of excessive force, illegal detention practices and denial of basic rights। तो ये सारी चीजें इनकी NHRC की रिपोर्ट में फर्दर हाईलाइट की गई हैं कि लीगल और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ एक्सेसिव फोर्स, अत्यधिक फोर्स का उपयोग हुआ है। जैसे मारपीट किस तरह से की गई आपने देखा है। एक CJM जो विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनके ही एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी अगुवाई में सारी चीजें की गई है। उनका दायित्व बनता है कि इसका वो करें, लेकिन जिस तरह से किया पुलिस और पुलिस और लीगल सेल का किस तरह से एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ है ना, एक नेक्सस, उसको आप समझ सकते हैं। एक्सेसिव इलीगल डिटेंशन किया गया, प्रैक्टिसेस पाई गई, एंड डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स, वो सारी चीजें रिपोर्ट में आ चुकी हैं। द फिजिकल असॉल्ट ऑन कंप्लेनेंट Harish Solanki and other prisoners was a clear violation of Article 21 of the Constitution। जो Article 21 है Constitution का, संविधान का अनुच्छेद 21, उसका यहाँ पर उल्लंघन पाया गया है, ठीक है ना। फिजिकल असॉल्ट ऑन कंप्लेंट हरीश सोलंकी एंड अदर प्रिजनर्स के ऊपर जो किया गया वो 21 का वायलेशन पाया गया है, व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार जो भी दिए गए हैं 21 में।
विच गारंटीज द राइट्स ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी। राइट्स ऑफ लाइफ और डिग्निटी ये 21 में है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो वो आप देख सकते हैं कि कितनी इनको जिंदगी का अधिकार और कितने डिग्निटी का इनको अधिकार प्राप्त हुआ, वो आप समझ सकते हैं इनकी चोटों से और ये फोटोग्राफ्स से। द जेल एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर टू प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड मेंटेन बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स ब्रीच्ड द प्रिजनर्स फंडामेंटल राइट्स। द जेल एडमिनिस्ट्रेशन का जो फेलियर है मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना चाहिए, वो पूरी तरह से फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, मतलब उसका वायलेशन हो गया है, उसका खंड हुआ है। इन कंक्लूजन, द एनएचआरसी इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी फुटेज, पुलिस इंक्वायरी एंड द इनमेट्स टेस्टिमनीज provide clear and compelling evidence of the physical assault, human rights violations, medical negligence, administrative misconduct at District Jail Khandwa. The finding underscore the urgent need for accountability, systemic reforms, and immediate legal action to safeguard the rights and dignity of inmates। मतलब ये जांच रिपोर्ट, एनएचआरसी द्वारा की गई ये जांच रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक और इतने इन शब्दों को यदि इनकी ग्रेविटी को देखा जाए तो हमें लगता है कि इतना बड़ा इंटरवेंशन जो हुआ है और जो प्रूफ हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे स्टेट्स के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि जेल रिफॉर्म की बहुत सख्त आवश्यकता है। और जो भी इन्होंने इस तरह से किया, वो बता रहे हैं कि एनएचआरसी का इन्वेस्टिगेशन, जो सीसीटीवी फुटेज हमारे द्वारा पाए गए, जो पुलिस इंक्वायरी हुई, जो कैदियों की जो टेस्टिमनी, उनसे जो बयान लिए गए, ये सारी चीजें बताती हैं। जो फिजिकल असॉल्ट हुए, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ, जो मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिसकंडक्ट हुआ है इस खंडवा की जेल में, वो सारी चीजों को ये प्रमाणित करते हैं और ये बताते हैं कि इसमें अकाउंटेबिलिटी, सिस्टमिक रिफॉर्म और इमीडिएट लीगल एक्शन के लिए टू सेफगार्ड द राइट्स एंड द डिग्निटी ऑफ द इनमेट्स, इसके लिए बहुत बहुत जल्दी ये सारी चीजें की जानी चाहिए। इन इट्स फाइनल रिमार्क, द टीम further concluded that the investigation into the allegations of the physical abuse, hold करेगा, physical abuse, human rights violation and medical negligence at District Jail Khandwa reveals clear and compelling evidence of systemic misconduct, inhuman treatment and administrative lapses. The CCTV footage, witness testimonies, medical records and the NHRC's inquiry confirmed that the prisoner Harish Solanki was physically assaulted by the guard Deepak Verma on 25th February 2025, causing severe physical pain and injury. The inquiry also found widespread physical abuse, intimidation by older inmates, overcrowding, and unsanitary conditions violating the prisoners' fundamental rights to dignity and safety. The jails lacked the full-time medical staff, coupled with poor healthcare services and expired medicines, further compromised the well-being of the inmates. The NHRC spot investigation exposed procedural violations, including improper medical screenings by unqualified convicts and negligent record keeping, the delayed action of the police station Kotwali Khandwa and the jail administration indicate a lack of accountability and transparency. Lack of accountability and transparency, उन्होंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की बात करी। द सस्पेंशन ऑफ गार्ड दीपक वर्मा following the confirmation of his misconduct highlights the need for systemic reforms and strict legal action. Overall, the findings demonstrate serious human rights violation, medical negligence, and administrative misconduct, necessitating immediate intervention, accountability measures, and policy reforms to uphold the dignity and the rights of prisoners। जो सारी चीजें ऊपर हुई हैं, चर्चा की हैं, उन्हीं को एक बार पुनः सम अप किया गया है एनएचआरसी की रिपोर्ट में, और वही चीजें बताई गई हैं कि इन सब चीजों का बहुत बुरी तरह से, गलत ढंग से वायलेशन हुआ है और बहुत सारे रिफॉर्म की इसमें जरूरत है, जो आप चीज समझ गए। रिकमेंडेशंस ऑफ द एनएचआरसी टीम, देखिए अब यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि एनएचआरसी की टीम ने क्या रिकमेंड यहाँ पे किया है। तो नंबर फर्स्ट, द चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश में बी इशूड अ शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 18A ऑफ Prevention of Human Rights Acts to provide monetary compensation to Harish Kanhaiya Lal Solanki, the victim of physical assault by jail staff on 25th, जो 25th को इनको हुआ इनके साथ फिजिकल असॉल्ट, इसके लिए अंडर सेक्शन 18 के तहत PHRA जो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, उसके लिए चीफ सेक्रेटरी को शोकाज नोटिस दिया कि क्यों ना इनको कंपनसेशन दिया जाए। सेकंड, द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन, जेल के जो डायरेक्टर जनरल है प्रिजन के,
उनको डायरेक्ट किया गया है। नंबर फर्स्ट उन्होंने क्या किया कि टू इनिशिएट डिपार्टमेंट एंड लीगल एक्शन अगेंस्ट दीपक वर्मा, जो जेल में वो कांस्टेबल हैं, उनके विरुद्ध डिपार्टमेंटल और कानूनी कार्यवाही करने के लिए। एंड एनी अदर जेल ऑफिशियल्स इनमेट्स हु अबेटेड द ऑफेंस ऑन 25 फरवरी। जिन इनके अलावा जिन लोगों ने और भी एक कृत्य किया है उन सबके विरुद्ध लीगल एक्शन और डिपार्टमेंटल एक्शन के लिए डीजी डीजी प्रिजन को बोल रहे हैं, डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक प्रिजन जेल के लिए। इन एडिशन एक्शन में आल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द जेल ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग द जेल सुपरिंटेंडेंट who has failed to initiate prompt legal action against Deepak Verma, who is jail constable, and any other jail officials inmates even after the assault was known, which constitutes gross negligence and complicity in the abuse। तो सिर्फ इतने ही नहीं, उन्होंने सबसे जो मुख्य होता है जेल का सुपरिंटेंडेंट होता है, जेल अधीक्षक होता है, उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई हुई है और ये कहा है कि इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होनी चाहिए कि कैसे ये सारी घटनाएं जेल के अंदर हो गई, ये सारी सब कुछ हो गया और इनको क्यों पता नहीं चला। मतलब इनकी भी एक तरह से मिली भगत है, तो इनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, इनिशिएट किया जाना चाहिए। ऊपर लीजिए सोलंकी जी। तो इसमें जेल अधीक्षक के ऊपर भी कार्यवाही करने के लिए एनएचआरसी ने दिया है। ठीक है, होल्ड करिएगा। टू फॉर्मुलेट अ grievance redressal mechanism which must be implemented to allow inmates to report abuse or mistreatment without fear of retaliation। अब देखिए, यदि यहाँ पे प्रवीण जी होते तो इसकी अपन चर्चा करते, क्योंकि अक्सर वो लीगल हेल्पलाइन की बात करते हैं जो 15100 समथिंग इस तरह से रहती है, नालसा डीएलएसए एनएलएसए वगैरह एसएलएसए वगैरह की। तो वो भी इस बात का कहते हैं कि एक हॉटलाइन होना चाहिए, जो सीधे उसका कांटेक्ट जो है वो डीएलएसए से होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो भी होती है उससे होना चाहिए। तो इस तरह की बात यहाँ भी सामने आ रही है। टू फॉर्मुलेट ए ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, कि मतलब ये जो हमारी समस्या है, हमारी जो शिकायतें हैं, उसको त्वरित उसके निदान के लिए एक ऐसी मैकेनिज्म की व्यवस्था की जानी चाहिए जो ऐसे कैदी हैं या जिनको इस तरह से एब्यूज, जिस तरह से होता है फिजिकल मेंटल एब्यूज या किसी तरह से मिस ट्रीटमेंट उनके साथ होता है, वो बिना किसी रिटेलिएशन के इस तरह से उसको सामने वाले व्यक्ति को वो कर पाए। एक मिनट होल्ड करिए। तो यहाँ पर इस तरह से इनका इन्होंने ये बात यहाँ पर करी है। अब आगे, टू एक्सप्लेन एज टू वाई कन्विक्ट अविनाश claimed to be a BAMS doctor has been allowed to administer medications and issue prescriptions to inmates without proper consultations with a qualified medical officer or pharmacist, and IHSR pro forma was completed by Avinash without the signature of the visiting doctor, है ना। The DG should also clarify as to why the IHSR pro forma circulated by the NHRC was not adopted in the district jail Khandwa। तो यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो जांच के दौरान पाया कि किस तरह से कन्विक्ट अविनाश था, जो अपने आप को बीएमएस डॉक्टर बोलता है, उसके द्वारा ये सारी दवाइयाँ इशू की जा रही थी बिना किसी प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिशनर के या किसी फार्मासिस्ट के, और आईएचएसआर का जो प्रोफार्मा होता है उसको कंप्लाई नहीं किया गया, उसको फॉलो अप नहीं किया गया। तो इसके विषय में जो डीजी है प्रिजन, वो इसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण दें कि ऐसा क्यों किया गया। टू इंश्योर द इनमेट्स sorry, to ensure the immediate deployment of well-trained jail staff to fill vacant posts, and other jail personnel should be regularly rotated to avoid overburdening any individual. Additionally, inmate duties within the jail should be rotated on a regular basis to ensure fairness and prevent exploitations, thus improving the overall functioning and morale of the इनमेट पॉपुलेशन। इसको थोड़ा सा बड़ा करिएगा और हल्का कुछ कम कम वो हो रहा है। अच्छा, ठीक है, और इसको सेंटर पे लाइएगा, वो साइड में हो गया है, ये वाला खींच करके। या नहीं आ पा रहा वो अब सेंटर में से ज्यादा।
क्या आता कि तो मुझे भी है। लगातार एक्चुअली क्या है ना कि हमारी भी प्रैक्टिस नहीं है लगातार, ये इतना इतना बड़ा ऑर्डर है हाँ कि हाँ 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 पढ़ पढ़ के मेरी आंख को पता नहीं क्या होने लगा है। हाँ हाँ हाँ। एक मिनट में देख तो रहा हूँ। किसी को दे दीजिए ना। हाँ क्यों वीरेंद्र हिरण जी आप सक्कर इसको जी। पढ़ पा रहे हैं? अब आगे कुछ आप कुछ एक्सप्लेन कर दो यार, मेरी आंखें थक गई हैं गड़ाए गड़ाए आपके इस लैपटॉप में। तो बड़ा ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर है, लोगों को पता होना चाहिए हेलो, इसको। हाँ आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी, इसको थर्ड पॉइंट से आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, हाँ जी। जी To जी। explain as to why convict Avinash, claimed to be a BMS doctor, has been allowed to administer medications, कि ये BMS डॉक्टर है उसको कैसे अलाउ किया गया मेडिकेशन देने के लिए, and issue prescriptions to inmates without proper consultation with a qualified medical officer or pharmacist, and IHSR pro forma was completed by Avinash without the signature of the visiting doctor. तो क्वालिफाइड मेडिकल ऑफिसर से कंसल्टेशन के बिना या फार्मासिस्ट से कंसल्टेशन के बिना, और IHSR परफॉर्मा जो है वो भी भरा नहीं गया था अविनाश द्वारा, और बिना विजिटिंग डॉक्टर के सिग्नेचर के कैसे उसने दिया। द DG शुड आल्सो क्लैरिफाई एज टू व्हाई द IHSR परफॉर्मा सर्कुलेटेड बाय NHRC वाज नॉट अडॉप्टेड इन डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा MP। तो जो IHSR का जो परफॉर्मा है वो जो NHRC ने सर्कुलेट किया था उसको डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा में अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया, इसका क्लैरिफिकेशन भी डायरेक्टर जनरल ने देना चाहिए। To ensure the immediate deployment of well-trained jail staff to fill vacant posts, and other jail personnel should be regularly rotated to avoid overburdening any individual. तो जो वेल ट्रेंड स्टाफ है ये सभी जगह पर अवेलेबल हो, तो इसलिए जहां पर जो वैकेंट पोस्ट है, खाली पोस्ट है, और जो दूसरे जेल पर्सनल है उनको रेगुलरली रोटेट किया जाए ताकि किसी एक व्यक्ति पर ज्यादा बोझ ना पड़े। एडिशनली, inmate duties within the jail should be rotated on a regular basis to ensure fairness and prevent exploitation, thus improving the overall functioning and morale of the inmate population. तो जो इनमेट की जो ड्यूटीज है जेल में वो भी रोटेट किया जाना चाहिए रेगुलरली ताकि वो सभी के प्रति फेयर रहे और किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, और इससे जो ओवरऑल फंक्शनिंग और मोरल है इनमेट्स का वो इम्प्रूव हो सके। टू एंश्योर दैट ऑल सिक्योरिटी सिस्टम्स इंक्लूडिंग बैगेज स्कैनर्स, DFMDs, that is door frame metal detectors, and HHMDs, handheld metal detectors, are fully functional। तो ये भी देखा जाए कि जो भी सिक्योरिटी सिस्टम्स है जिसमें कि जो बैगेज स्कैनर्स है, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर्स है, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर्स है, ये हमेशा फंक्शनल रहे। एडिशनली, द बैकअप पावर सप्लाई सपोर्टिंग CCTV कैमराज एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम शुड बी मेंटेन्ड एंड रिपेयर्ड टू एंश्योर अनइंटरप्टेड फंक्शनलिटी। ये जो CCTV कैमरा है और बाकी सिक्योरिटी सिस्टम है इनको हमेशा बैकअप पावर सप्लाई रहे ताकि वो हमेशा मेंटेन रहे और रिपेयर रहे ताकि सिस्टम हमेशा काम करते रहे। टू एंश्योर द ट्रांसफर ऑफ एक्सेस प्रिजनर्स टू नियर बाई जेल्स टू एलिविएट ओवर क्राउडिंग। तो जहां पर एडिशनल हो जाते हैं, एक्सेस प्रिजनर्स होते हैं, तो उनको दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाए ताकि ओवर क्राउडिंग को अवॉइड किया जा सके। Additionally, efforts should be made to expand infrastructure by constructing additional barracks to provide adequate space and basic amenities। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपांड भी किया जाना चाहिए और आवश्यक हो तो एडिशनल बराक्स कंस्ट्रक्ट किए जाए। हाँ, एडिशनली द एक मिनट, ये कुछ अभी मूव मत करिए आप, मैं इसको ये करूँ। एडिशनली स्टेट गवर्नमेंट शुड ensure that medications are regularly checked। This includes clean water, proper sanitation, ventilation, and adequate sleeping arrangements for all inmates, which will improve overall living conditions। तो एफर्ट्स किए जाने की जो है बेसिक एम्यूनिटी और एडिक्वेट स्पेस सबको मिले, और उनको साफ पानी, प्रॉपर सैनिटेशन मिले, वेंटिलेशन मिले, और एडिक्वेट स्लीपिंग अरेंजमेंट्स हो सभी के लिए ताकि ओवरऑल लिविंग कंडीशन इंप्रूव की जा सके। द चीफ सेक्रेटरी एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, मस्ट एंश्योर द अपॉइंटमेंट ऑफ फुल टाइम मेडिकल स्टाफ एट डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा। तो चीफ सेक्रेटरी और जो DG प्रिजन्स है वो एंश्योर करे कि वहां पर एडिक्वेट स्टाफ जेल में रहे, and the establishment of a proper medical unit that is capable of providing inpatient care।
तो जो जेल के अंदर जो पेशेंट्स है उनको प्रॉपर मेडिकल केयर मिले. Additionally, the state government should ensure that medications are regularly checked for expiration to prevent the distribution of expired medicines. तो स्टेट गवर्नमेंट उसको मेडिकेशन से प्रॉपरली रेगुलर चेक हो ताकि एक्सपायर्ड मेडिसिन किसी को ना दिए जाए. Mental health services and de-addiction counseling should also be introduced to provide comprehensive health care for inmates, including suicide prevention protocols. तो मेंटल हेल्थ की सर्विसेज भी दी जाए और डी एडिक्शन काउंसलिंग भी दी जाए ताकि इनमेट्स में जो सुसाइड प्रिवेंशन प्रोटोकॉल है इसका भी पालन हो और उनको कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर मिले. दिस शुड इन्वॉल्व रेगुलर मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग, काउंसलिंग सर्विसेज एंड सपोर्ट फॉर इनमेट्स एट रिस्क ऑफ सेल्फ हार्म. तो इसमें रेगुलर मेंटल हेल्थ की स्क्रीनिंग की जाए, काउंसलिंग भी की जाए और इनमेट्स को सपोर्ट किया जाए ताकि वो अपने आप को इंजुरी ना करे. Staff training should be conducted to recognize signs of mental distress and to offer appropriate interventions. तो स्टाफ जो है उनका भी ट्रेनिंग किया जाए ताकि कोई मेंटल डिस्ट्रेस ना हो और जहां जरूरत पड़े वहां पर वो हस्तक्षेप करे. These measures will ensure safeguards for the mental health and well-being of all inmates with a focus on. तो इससे ये ध्यान रखा जाएगा कि सबकी मेंटल हेल्थ और वेल-बीइंग का सभी इनमेट्स का ध्यान रखा जाए और साथ में फोकस रहे. आगे बढ़ाइए प्लीज, नेक्स्ट पेज. हेलो, हाँ हाँ नेक्स्ट पेज. हाँ, यस यस. विथ ए फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इफेक्टिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट. तो इसमें इफेक्टिव साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर ध्यान रहे. ऑब्जर्वेशंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन. अब कमीशन के जो ऑब्जर्वेशंस और डायरेक्शन है कि जॉइंट टीम ऑफ द लॉ डिवीजन एंड इन्वेस्टिगेशन डिवीजन has conducted a thorough spot inquiry into the allegations of. तो एक जॉइंट टीम है जो लॉ डिवीजन की और इन्वेस्टिगेशन डिवीजन की है, उन्होंने एक थोरो ऑन द स्पॉट इंक्वायरी की और जो आरोप थे श्री हरीश कन्हैया लाल सोलंकी के, इन आरोपों की जांच की. द एलिगेशंस ऑफ कंप्लेनेंट ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ओवरक्राउडिंग एंड लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड मेंटल केयर, मेडिकल केयर हैव बीन सब्सटेंटिएटेड ड्यूरिंग द इंक्वायरी. तो इसमें जो शिकायतकर्ता के जो अमानवीय वर्ताव के जो आरोप थे, ओवरक्राउडिंग और साथ में जो बेसिक एमिनिटीज और मेडिकल केयर का अभाव के जो आरोप थे वो आरोप सही पाए गए. द ओवरक्राउडिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा हैज कॉज्ड सीरियस थ्रेट टू द ह्यूमन राइट्स ऑफ द प्रिजनर्स. ये डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा में जो ओवरक्राउडिंग है, कैपेसिटी से ज्यादा जो कैदी रखे गए, उससे जो कैदियों के ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है एंड टू मैनेजमेंट ऑफ द प्रिजनर्स. द स्टैटिस्टिक्स रिवील्स दैट total 566 inmates are put behind the jail as against the total strength of 308 inmates. 308 की कैपेसिटी के अगेंस्ट में 566 इनमेट्स को वहां पे रखा गया है. It is worthwhile to mention that in 2013 the Honorable Supreme Court of India took up the issue of prison conditions in the case writ petition civil number 406 of 2013 titled the inhuman conditions of in 1382 prisons. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टेकअप किया था इस 2013 की रिट पिटीशन में कि जो अमानवीय कंडीशंस है 1382 जेलों में. Wide order dated 5/7/2013, the court initiated suo motu proceedings to address the issue of overcrowding in jails and other inhuman conditions and issued notice to the Attorney General of India. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें suo motu proceeding इनिशिएट कर दिया 2013 में और अटॉर्नी जनरल, भारत के अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया. In 2016, the Honorable Supreme Court had required the Status and the Inspector General of Prisons to prepare a plan of action either to reduce overcrowding or to augment the infrastructure so that there is more space available for each prisoner. तो सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये कहा कि जो स्टेट्स है और जो आईजी प्रिजन्स है वो एक प्लान ऑफ एक्शन बताए कि या तो ओवरक्राउडिंग को कम किया जाए या तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाया जाए ताकि हर एक प्रिजनर के लिए ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो सके. हाँ, और आगे बढ़िए, आगे स्क्रॉल करिए. यस. In view thereof and the findings, recommendations of the investigation division, the commission issues following directions. तो ये जो इन्वेस्टिगेशन डिवीजन के जो रिकमेंडेशन है उसमें कमीशन जो है ये निम्नलिखित डायरेक्शन देता है. पहला, शो कॉज नोटिस एज टू पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन. इसमें शो कॉज नोटिस जारी किया जाए पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन के लिए. The action of the jail officials, staffs involved not only contravenes the fundamental rights of the victim
to integral dignity and equal and inalienable rights of the victim, but also shows disregard and contempt for human rights. अब ये जो एक्शन है जेल ऑफिशियल्स की और जो इन्वॉल्व स्टाफ की है, इससे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होता है पीड़ित व्यक्ति का, और जो उनकी इंटीग्रल डिग्निटी है, उनके समान और इक्वल ट्रीटमेंट के भी खिलाफ है, और उससे उनका कानून के प्रति असम्मान दिखता है कि डिसरिगार्ड एंड कंटेम्प्ट फॉर ह्यूमन राइट्स. देयरफॉर द कमीशन इज प्राइमा फेसी इज ऑफ द व्यू दैट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द विक्टिम्स आर वायोलेटेड बाय द पुलिस. तो इसलिए कमीशन का ये मत है कि ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है फॉर द एक्ट्स एंड ओमिशंस ऑन द पार्ट ऑफ द एरिंग पुलिस ऑफिशियल्स. तो इन्होंने जो किया है और जो नहीं किया है पुलिस ऑफिसर्स ने, उससे ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हुआ है. द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश being parents party of its citizens vicariously liable to pay compensation to the victim. और इसलिए इसमें जो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है उसकी जिम्मेदारी बनती है सिटीजन्स के बिहाफ पर. Therefore the commission directs its registry to issue show cause notice under section 18 of the Protection of Human Rights Act 1993 to the government of Madhya Pradesh through its chief secretary as to why commission should not recommend monetary compensation of rupees 1 lakh only to the victim, namely हरीश कन्हैया लाल सोलंकी. तो इसलिए ये शो कॉज नोटिस जारी किया जाता है मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के बिहाफ पे कि कमीशन क्यों ना इसमें 1 लाख का कॉम्पेंसेशन अवार्ड करे. रिप्लाई टू शो कॉज शैल बी प्रेजेंटेड बिफोर द कमीशन विद इन 8 वीक्स. इस शो कॉज नोटिस का जवाब जो है वो 8 हफ्ते में कमीशन को दिया जाए. Failing which the commission shall issue subsequent directions in accordance with the Protection of Human Rights 1993. और यदि जवाब नहीं मिलता है तो फिर कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करेगा. फर्दर द डायरेक्टर जनरल प्रिजन थ्रू द चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश shall submit its report as to department and legal action if any initiated against दीपक वर्मा जेल कांस्टेबल. साथ में जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन्स है वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि डिपार्टमेंट ने क्या लीगल एक्शन लिया है दीपक वर्मा जेल कांस्टेबल के खिलाफ खांडवा जेल मध्य प्रदेश एंड एनी अदर जेल ऑफिशियल्स इनमेट हु अबेटेड द ऑफेंस ऑन 25 फरवरी 2025. तो दीपक वर्मा और जो दूसरे जेल ऑफिशियल्स है इनमेट है इनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया. बी रिपोर्ट एज टू ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म्स. बस आगे स्क्रॉल मत करिए, अभी ये पढ़ लेते हैं पहले. तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में रिपोर्ट दिया जाए. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन द लैंडमार्क केस ऑफ सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980 हैज अफर्म्ड द राइट ऑफ प्रिजनर्स टू रेज ग्रीवेंसेस. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिजनर्स को भी अपने ग्रीवेंस को रेज करने का अधिकार है, जो सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन केस में कहा है. इट इज इंपेरेटिव, नहीं अभी स्क्रॉल मत करिए प्लीज, ये पढ़ने में आ रहा है क्लियर अभी. It is imperative upon the prison authorities to provide an effective grievance redressal mechanisms to redress the to complaints of jail inmates without any fear or favor. तो प्रिजन अथॉरिटीज के लिए ये बाध्यकारी है कि वो एक इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाए ताकि जो जेल इनमेट्स है वो किसी फियर या फेवर के बिना कंप्लेंट्स कर सके. द चीफ सेक्रेटरी the chief secretary government of Madhya Pradesh shall give updated report as to functioning of grievance redressal mechanisms meant for jail inmates in the state of Madhya Pradesh. और चीफ सेक्रेटरी जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अपडेटेड रिपोर्ट देंगे कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ये किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है मध्य प्रदेश में. रिपोर्ट एज टू सी है रिपोर्ट एज टू ओवर क्राउडिंग के बारे में रिपोर्ट. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन सुओ मोटो कॉग्निजेंस टाइटल ह्यूमन कंडीशंस इन 1382 प्रिजन्स. 1382 जेलों में अमानवीय कंडीशन. ये सुप्रीम कोर्ट ने एक सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था इस केस में एंड इशूड डायरेक्शंस टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग. और इसमें जेल में ओवरक्राउडिंग कैसे कम किया जाए इसके लिए कुछ डायरेक्शंस दी गई थी. हाउएवर ओवरक्राउडिंग वाज फाउंड इन डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा मध्य प्रदेश. इसके बाद भी खंडवा की जेल में डिस्ट्रिक्ट जेल में ओवरक्राउडिंग पाया गया. The statistics reveals that initial 566 inmates are put behind the jail as against the total strength of 308 inmates. 308 की कैपेसिटी के अगेंस्ट में 566 इनमेट्स को वहां जेल में रखा गया.
Therefore, the Chief Secretary, the Government of Madhya Pradesh, is directed to submit updated report on direction of the Honorable Supreme Court for taking mandatory measures, necessary measures to address the issue of overcrowding in jails of Madhya Pradesh. तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी जो मध्य प्रदेश सरकार के है वो डिटेल रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के पर क्या मेजर्स अडॉप्ट किए गए ये ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए. रिपोर्ट डी है, रिपोर्ट एज टू इंस्टॉलेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास एंड अदर सिक्योरिटी सिस्टम्स इन जेल्स. टीवी कैमरास और बाकी जो सिक्योरिटी सिस्टम्स है उसके बारे में रिपोर्ट दिया जाए. The Supreme Court of India issued a landmark directive on July 24, 2015 in the matter of D.K. Basu versus State of West Bengal 2015. Supreme Court of India ने D.K. Basu वाले केस में versus State of Bengal 2015 में डायरेक्शन दिए हैं mandating the installation of CCTV cameras in all prisons across the country. और इसमें डायरेक्शन दिए गए कि देश की सभी जेलों में CCTV कैमरे लगाए जाए. The primary purpose was to ensure the protection of prisoners' human rights and prevent instances of custodial torture and death. और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो प्रिजनर्स के मानवाधिकार है इसका संरक्षण किया जाए और जो कस्टडियल टॉर्चर और कस्टडियल डेथ को प्रिवेंट किया जाए. The court emphasized that the CCTVs would safeguard a prisoner's fundamental right to dignity and life under Article 21 of the Constitution. तो जो संविधान में मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 में कि सम्मान से जीने का जो अधिकार है इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाए. Thus, the Chief Secretary, the Government of Madhya Pradesh, shall give updated report as to functioning of CCTV cameras and other surveillance security systems across jails of Madhya Pradesh. तो जो चीफ सेक्रेटरी है मध्य प्रदेश सरकार के वो अपडेटेड रिपोर्ट देंगे सीसीटीवी कैमरास और बाकी सर्वेलेंस सिक्योरिटी सिस्टम्स के फंक्शनिंग के बारे में राज्य की सभी जेलों के बारे में. ई रिपोर्ट एज टू नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ एनएचआरसी गाइडलाइंस. अब जो एनएचआरसी की गाइडलाइंस का जो पालन नहीं किया गया इसके बारे में रिपोर्ट दी जाए. इन द प्रेजेंट केस वन कॉन्विक्ट अविनाश, इसमें एक सजा याफ्ता मुजरिम अविनाश क्लेम टू बी ए बीएमएस डॉक्टर has been allowed to administer medications and issue prescriptions to inmates without proper consultation with a qualified medical officer or pharmacist, and also IHSR pro pharma was. तो इसमें ये जो BMS डॉक्टर है जो कॉन्विक्ट था वो इनको मेडिकेशंस और प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन विद क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर, completed by अविनाश विदाउट द सिग्नेचर ऑफ द विजिटिंग डॉक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट जेल. तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर परफॉर्मा में नहीं थे और ये जो विजिटिंग डॉक्टर है उसके सिग्नेचर के बिना ही इशू किए जा रहे थे. द डायरेक्टर जनरल प्रिजन थ्रू द चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश इज हियरबाय डायरेक्टेड टू क्लैरिफाई एज टू व्हाई द IHSR परफॉर्मा सर्कुलेटेड बाय NHRC वाज नॉट अडॉप्टेड इन डिस्ट्रिक्ट जेल खंडवा MP. तो इसमें जो डीजी प्रिजन्स है वो चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से रिपोर्ट देंगे कि ये जो NHRC द्वारा सर्कुलेट किया गया IHSR परफॉर्मा था इसका अनुपालन क्यों नहीं किया जा रहा है. Not adhering to the NHRC guidelines can lead to serious consequences. पालन नहीं किया गया तो ये इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, including the failure of justice, which allows human rights violations to continue with impunity and the inability to hold office offenders accountable. तो इससे जस्टिस का फेल्यूर होता है और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन है वो चलते रहता है और इसके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाया जाता और ये कोई ऑफिसर से इसकी भी कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा सकती. It is the duty of the appropriate authorities concerned to ensure the NHRC guidelines on human rights standards are respected and enforced to prevent further violations. तो इसलिए ये NHRC गाइडलाइन का पालन करना ये appropriate authorities की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए. नहीं, थोड़ा ऊपर अभी रह गया और ऊपर स्क्रॉल कर लीजिए. यस, हाँ. Yeah, all above concerned authorities are directed to submit respective compliance report, action taken report within 8 weeks. तो ये सभी अथॉरिटी जो है कंसर्न अथॉरिटीज इनको ये डायरेक्शन दी जाती है कि 8 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दे. पुट अप द मैटर देयर आफ्टर, उसके बाद मैटर फिर से पुट अप किया जाए. अकॉर्डिंगली आई एम फॉरवर्डिंग हियर विद अ कॉपी ऑफ द कंप्लेंट और इंटीमेशन एज एन अटैचमेंट फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कमीशन. तो इसलिए जो कंप्लेंट है जो इंटीमेशन है इसकी कॉपी जो है वो अग्रसारित की जा रही है डायरेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस के मुताबिक. इट इज रिक्वायर्ड दैट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट बी सेंट टू द कमीशन विद इन 8 वीक्स फ्रॉम द रिसीव्ड ऑफ दिस लेटर. इस पत्र की प्राप्ति के उपरांत 8 सप्ताह के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जाए.
Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRC net portal, https://hrcnet.nic.in। तो कोई भी पब्लिक अथॉरिटीज के द्वारा जो भी कम्युनिकेशन है वो हाँ, वो HRC तो नेट उनका एक पोर्टल के माध्यम से सबमिट किया जाए बाय यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन द टू द पब्लिक अथॉरिटीज। क्लिक अथॉरिटी लॉगिन, तो अथॉरिटी लॉगिन के माध्यम से वो आईडी और पासवर्ड देके अपनी रिपोर्ट सबमिट करे। एनी ऑडियो वीडियो सीडीज पेन ड्राइव एटसेट्रा मे बी सेंड थ्रू स्पीड पोस्ट पर बियरर। तो कोई ऑडियो वीडियो सीडी है या पेन ड्राइव है तो उसको स्पीड पोस्ट या जो विशेष वाहक द्वारा भेजा जाए। द रिपोर्ट्स रिस्पॉन्सेस सेंड थ्रू ईमेल मे नॉट बी एंटरटेन। जो रिपोर्ट्स या रिस्पॉन्सेस ईमेल के माध्यम से भेजा जाए वो एंटरटेन नहीं हो सकते, तो ऐसे चांसेस है, तो इसलिए उसको वेबसाइट के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाए। यस, और आगे ठीक हो गया, वो तो खत्म हो गया। वो तो लास्ट में उनका वो है कि मतलब आपको कंप्लेन कैसे करना है तो इसका। ये साइंड है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ M5 सेक्शन। तो ये अतुल कुमार असिस्टेंट रजिस्ट्रार लॉ के हस्ताक्षर इस पे है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट हो गई ठीक कंप्लीट। है, इसको हरीश जी अब इसको आप क्लोज कर दीजिए। जी इसकी कॉपी जो है कंप्लेनेंट डिटेल्स, इसमें इनका नाम पता दिया गया है हरीश कन्हैया लाल सोलंकी जी का। ठीक है, हाँ सर, जैसे ये तो हो गया एक्शन टेकन रिपोर्ट, और शोकेस नोटिस भी जारी हो गया है, उसमें भी ये करीब करीब यही लिखा है सब कुछ। तो उस शोकेस नोटिस को खोलना है या नहीं? हो गया, वो वही चीजें होगी, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ वही अब वही, ये, हाँ हाँ, है इसमें ना। भी 2 3 बार एक ही चीज रिपीट हुई है। पहले वो रिकमेंडेशन टीम ने क्या दिया, फिर ऑर्डर मेन था, अपन ज्यादा टाइम वो कर लिए, सीधे ऑर्डर पे आ जाते। हाँ कमीशन का जो व्यू है, ऑर्डर है, वो मतलब एक तरह से उस पे आ जाते तो अच्छा था। ABCDEFG तक जो गया है, ई तक, ये महत्वपूर्ण है। क्यों हाँ बीरेन जी, इसमें जो लास्ट में आयोग ने जो NHRC ने 5 6 इनका दिया हुआ है, रिकमेंडेशन बोलिए, जो भी बोलिए, जो भी इनसे जानकारी उन्होंने मांगी हुई है चीफ सेक्रेटरी और DG प्रिजन वगैरह से, तो ये हमारे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेशों का हवाला दे करके, CCTV फुटेज को, ओवर क्राउडिंग को लेकर के, मेडिकल प्रैक्टिस जो अंदर रहती है उसको लेकर के, और IHSR का जो प्रोफार्मा है उसको भरने से संबंधित, ये जो कंप्लाई इनको करने के लिए, तो ये हमें हमें लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश के संदर्भ में इन्होंने जानकारी मांगी है, न सिर्फ खंडवा जेल के विषय में। और 1 लाख का जो इनको हर्जाना दिलवाने के लिए जो SCN की बात आ रही है, वो तो है ही है, वो एक इशू। और ये इसका जो दूरगामी परिणाम, यदि ये क्या जवाब देते हैं, इसका जो जवाब आएगा वो जरूर देखने लायक होगा कि ये अपने बचाव के लिए क्या क्या मतलब ये क्या पॉइंट रखते हैं। बीरेन जी। हाँ जी, सही बात है। ये अभी शो कॉज नोटिस है और इनको 8 हफ्ते टाइम दिया गया है, तो 8 सप्ताह में ये लोग अपना जवाब देंगे और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें अंतिम निर्णय क्या होता है। क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें 30,000 रुपए 5 लाख रुपए तक कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। अच्छा, हाँ सर जी। ये बात नहीं समझ में आती है कि इतना सब कुछ होने के बाद, जैसे NHRC ने इसकी फाइंडिंग और सारी चीजें प्रूफ की, तो क्या आपको लगता है कि दीपक वर्मा जो कांस्टेबल की बात आ रही है, क्या वही अकेले इसमें जिम्मेदार है? जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जेल की जो बात की जा रही है, उसके ऊपर भी तो उतनी ही कार्रवाई होनी चाहिए। हमें लगता है कि वो तो ज्यादा इसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए ना। जेल के अंदर ये सब चीजें कैसे हो जाती हैं बिना सुपरिंटेंडेंट के जानकारी के, और बिना उसकी हाँ जी, सहसी। वो पूरा की पूरा सिस्टम का ही फेल्यूर है कि इसमें जो चलते रहता है और तब अचानक जब ऐसा कोई केस होता है तब ये बातें लोगों के सामने आती है। जैसा कि पहले भी एक केस हुआ था जिसमें पता चला कि जेल में पैसे दो तो सब सुविधा मिल जाती है। तो जेल में जो करप्शन है और साथ ही जो अ, गुंडागर्दी, जो पुराने जो है वहाँ पे कैदी जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स है और अंडर ट्रायल है, तो इनको अलग अलग भी रखे जाने का प्रावधान है कि इनको अंडर ट्रायल को इससे अलग रखा जाए कन्विक्टेड क्रिमिनल से। और जो अंडर ट्रायल होते हैं उनकी वजह से संख्या जो बढ़ जाती है, तो इसमें 2 निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी दिए गए हैं। पहला है कि जहां पर जिस ऑफेंस के लिए रखा गया उस ऑफेंस से ज्यादा यदि सजा उन्होंने काट ली है तो केस चाहे पूरा होना हो उनको कंपलसरी छोड़ दिया जाए। और यदि ट्रायल पूरा नहीं हुआ है तो आधी सजा जब काट चुके हैं
या आधे से ज्यादा सजा काट चुके हैं तो उनको फिर जमानत पे छोड़ दिया जाए। तो इस तरह के दो पहले सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थे, जिसको अब BNSS में भी लाया गया है। पहले CRPC में इस तरह के प्रोविजन नहीं थे, लेकिन जब ये जेल में ओवर क्राउडिंग और ये सब समस्या कुछ PIL के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने आई, उसके बाद ये दो बड़ी रिफॉर्म्स की गई है। और NHRC का रोल बहुत इस मामले में इम्पोर्टेंट है कि कस्टोडियल रेप, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर के केसेस जहां पर होते हैं, और खास करके पुलिस ऑफिसर्स के विरुद्ध जो कार्रवाई करनी होती है, कि इसमें कभी कभी IPS ऑफिसर भी फंस जाते हैं, तो ऐसे मामले में NHRC का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी धन्यवाद। सर जी, जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बताइए हाँ सोलंकी। जी, आवाज आ रही है आपकी। जी देखिए सर, ये मेरा एक ईमेल है, मैंने थोड़ा भेजा है। थोड़ा सा आपका सर जो है वो और ऊपर लीजिए, कैमरे का कैमरा फोकस आपका कैमरा ठीक को कर डाउन लीजिए। करिए, फोकस नहीं आ रहा है सही। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है? और थोड़ा सा ऊपर आइए आप। आपका चेहरा पूरा दिख रहा है, ठीक है। हाँ बस बस सब सही है। राइट, हाँ ठीक है। सर जी, ये 15 फरवरी है, 3:34 पर मैंने ईमेल भेजा है और मेरे जिला न्यायालय में भेजा है, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बुरहानपुर, रजिस्टर्ड ईमेल पर। इसमें मेंबर सेक्रेटरी ऑफ हेड नालसा को भी भेजा है, और DLSA को भी भेजा है, और राज्य लीगल सर्विस अथॉरिटी को भी, MP जो इसको भी भेजा है, और जुडिशियल NGT को भी भेजा है। तो 15 फरवरी को मैंने दोपहर में ईमेल किया हूं, और 15 फरवरी को मुझे गिरफ्तार, मतलब 15 फरवरी को रात में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया अवैध तरीके से। मैं सूरत में था, मैं सूरत से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए न्यायालय से मांग कर रहा हूं। देखिए ये इसका फाइलिंग नंबर है 23/8 का, 6/9 को रजिस्टर्ड हुआ, 13/9 को मेरे ऊपर FIR हुई है। इसकी हेयरिंग थी 17/2 की। मैंने 15 तारीख को ईमेल भेजा है अपने रजिस्टर्ड ईमेल पर से कि विनम्र पुनरीक्षणकर्ता सूरत गुजरात से प्रकरण में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई की सुविधा प्रदान किए जाने की विनम्र प्रार्थना करता है। अब मैं सूरत में हूं, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से अपनी सुनवाई के लिए कह रहा हूं, और इसमें ये एक विशेष बात है कि ऐसा कि BNSS 2023 की धारा 94 के तहत नाली से संबंधित दस्तावेज मंगाए थे, क्योंकि FIR में नाली शब्द 5 बार आया है। जिस FIR में फरियादी ने 5 बार नाली शब्द लिखवाया है, उस नाली के दस्तावेज न मंगाकर श्रीमान देवेश मिश्रा ने बड़ी भूल की है। दस्तावेज से फैक्ट्री प्रदूषण का खुलासा होना संभव था, लेकिन जल अधिनियम 1974 को ट्रायल कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया, जिसके कारण प्रदूषण करने वाली औद्योगिक इकाइयों जिसने अपने मजदूरों से झूठे आरोप लगाकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया था, वह बच गए हैं, और जल प्रदूषण जारी है और न्याय की विफलता हुई है। ये मेरे एलिगेशन थे। 94 की मेरी एप्लीकेशन खारिज हुई थी, जो 91 में है। अब इसमें मैंने स्पष्ट लिखा है, और देवेश मिश्रा ने 4 साल पुराने प्रकरण को 5 साल गिनती कर बड़ी भूल की है, समय की गिनती में भी बड़ी भूल की है। दस्तावेज मंगाने से मुझ आरोपी पर लगाए गए झूठे आरोप का खुलासा होता, लेकिन अनुरोध के सजा दे दी गई है, और अब अंतिम निर्णय ले चुके हैं, जिसकी मैंने अपील भी कर दी है। इसके अलावा मैंने श्रीमान देवेश मिश्रा की अयोग्यता और पक्षपात किए जाने की कुल 5 शिकायत अलग अलग संदर्भ में कर चुका हूं। मेरे अनुभव से देवेश मिश्रा एक अयोग्य नियुक्ति है, जो पक्षपाती है और घमाहू है ना। आपका आभारी, अतः विनम्र पुनरीक्षण करता विनम्र अनुरोध करता है कि सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा प्रदान करने की असीम कृपा करें। आपका आभारी रहूंगा, धन्यवाद। सही स्थान सूरत गुजरात, दिनांक 15/2/25। अब इसमें 15/2/25 में मेरे साथ जो ह्यूमन राइट अभी गुजरात में जो हुआ, ये देखिए मैं गुजरात से लिख रहा हूं, सीधा सीधा हरीश सोलंकी है और गुजरात है। 15 तारीख की दोपहर में मैं कर रहा हूं, 15 तारीख की रात में मुझे अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। ना वहां के गुजरात, ना मजिस्ट्रेट को सूचित किया गया है, बस उठा लिया गया गुंडागर्दी के जरिए। जबकि मैंने जानकारी निकाली है कि
किसी जगह अदर स्टेट से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो वहां के नजदीकी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होती है। कोई परमिशन नहीं ली गई है, बिना परमिशन के उठा लिया गया है। तो थोड़ा आप इसमें विचार करेंगे या थोड़ा बताएंगे क्या कि क्या वास्तव में किसी व्यक्ति को सूरत से उदना से मध्य प्रदेश के राज्य में बिना परमिशन लाया जा सकता है, ट्रेवल करवाया जा सकता है, बिना परमिशन के मजिस्ट्रेट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है? कुछ तो प्रोसेस होगी ना सर? बीरन जी, इसमें क्या लीगल प्रोसीजर होती है? हाँ जी, जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो उसमें बिना मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट वारंट के उसमें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। उसमें एफआईआर भी नहीं होती है, उसमें एनसीआर होती है, नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट। तो वो नॉन कॉग्नाइजेबल रिपोर्ट या जिसको कंप्लेंट केस कहते हैं, कंप्लेंट केस में तो गिरफ्तारी के जो नियम है वो काफी सख्त कर दिया गया है 2010 के बाद। और वैसे ही प्रावधान अभी भी है जो आगे बीएनएसएस जो अभी लागू हुआ है 2023 से। तो ऐसे में ये क्लियर वायोलेशन है बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के जो किया गया है। धन्यवाद। नहीं, ठीक है, गिरफ्तारी तो अधिकार है, मान लेते हैं, लेकिन सवाल यह है कि अदर राज्य में जा करके उस अदर राज्य के मजिस्ट्रेट से परमिशन तो ट्रेवलिंग के लिए, उसको ले जाने के लिए नजदीक के मजिस्ट्रेट के पास पेश करना चाहिए ना। अब मुझे गिरफ्तार किया, मुझे नजदीक के मजिस्ट्रेट में पेश करना चाहिए। सूरत में गिरफ्तार किया, सूरत के मजिस्ट्रेट के यहाँ मुझे पेश करना चाहिए था, मेरा अधिकार हाँ जी, वो भी वायोलेशन है। जो नियरेस्ट था। मैजिस्ट्रेट है वहां पे करना चाहिए, मजिस्ट्रेट के उसके पास बाद मुझे फिर खड़ा ना करना वो चाहिए। ट्रांजिट रिमांडर लेना चाहिए रिमांड के सर। बाद फिर आगे ले जाया जाता है ट्रैवल में। तो कोई ट्रांजेक्शन वो नहीं है। ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांजिट रिमांड हाँ, बोल वो रहा जो है भी उसको। ट्रांजेक्शन विमान यानी यात्रा की ले जाने ट्रांजिशन की। नहीं, वो जो होता है, सही है आपका कहना कि वो ट्रांजिट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो ट्रांजिट कहलाती है। अरेस्ट का और एक कारण है, जब दूसरा स्टेट में या दूसरा पुलिस स्टेशन में अंडर अगर एक्यूज्ड है, उसको वहां से अरेस्ट करना है तो लोकल थाना ऑफिसर को रिपोर्ट करना हाँ, पड़ता है। उसको रिपोर्ट करना लोकल थाना से भी एसआई जाएंगे। मान लीजिए एमपी का पुलिस को अरेस्ट करना है सुराट से सोलंकी जी को, तो एमपी का पुलिस जाएंगे, सोलंकी जी सुराट का जिस पुलिस स्टेशन के अंडर अभी वो स्टे कर रहे हैं उस पुलिस स्टेशन को जाके दिखाएंगे कागज, इसी कारण से हम लोग आए हैं, हम लोग अच्छा अरेस्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज आशीष नारायण जी, हमें लगता है कि पुलिस ऐसी गलती नहीं करी होगी, कहीं ना कहीं वो थाने नहीं को नहीं तो नहीं, हेलो नहीं नहीं, शिवानंद थाने को यादव से तो ये किया है थाने को सर जी। सूचित किया होगा। सर हाँ, जी, हाँ, थाने को सूचित किया है ना? आपको नहीं, सोलंकी जी थाने को सूचित किया है, आपको कागज दिखाया था? नहीं, आपको किडनैप किया? आरटीआई आरटीआई मैंने आरटीआई आरटीआई छोड़िए, आपको जो पुलिस सुनिए तो अरेस्ट किया, सही। आपको तो अरेस्ट मेमो दिया था? नहीं, एरोस मेमो नहीं बनाया था तो मेरा। आपको तो आपको किडनैप बनाना किया था। चाहिए था, और आपके आपके लीगल एडवाइजर को उनको सूचना देनी चाहिए था, आपके परिजनों को सूचना देनी चाहिए था, जो भी नजदीकी परिजन होंगे, बहुत सारे हरीश सर एक मिनट, मैं सूरत गुजरात से ही बात कर रहा हूँ। जी, अच्छा, आपको उधना थाने में लेके आया गया था कि नहीं, ये हाँ, बताइए। लेके आपको लेके उधना गए में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? मुझे उधना में फिर सत्यनगर से आपको कितने बजे गिरफ्तार किए थे? लगभग 9 बजे के आसपास, रात में? रात में 9 तो से 10 बजे वहां के पे आसपास। आपको हाँ, 9 अरेस्ट साढ़े 9 बजे के आसपास। किसके पास में, पीएसओ के पास में हाजिर किए थे कि पीआई के पास में हाजिर किए थे? कहाँ पे हाजिर किए थे पुलिस स्टेशन के अंदर में? उदना उदना रेलवे स्टेशन लेके गए थे। हाँ, हाँ, लेकिन पहले ही जो गिरफ्तार करने वाले थे वो पुलिस वाले नहीं थे, वो वर्दी में नहीं थे। वर्दी में थे? वो एमपी की पुलिस थी? नहीं थे, वर्दी में नहीं थे, ऐसा बोल रहा हूँ। बराबर था। आप उधना के थाने में कंप्लेंट कर सकते थे कि भाई हमको बिना किसी के अंदर में अरे, इन्होंने जो आप लेके गए हैं अनप्रैक्टिकल। पुलिस वाले हैं, कोई अपहरण करता है क्या अरे है? श्रीमान, अवैध सर जो होता नमस्ते है ना, जी, मतलब अवैध में कंप्लेंट नियम नहीं कर सकते चलता है। सर। हेलो अवैध काम हरीश में भैया, नियम नहीं चलता है। हरीश भैया नमस्ते। मैं जनपद जी, सिरौली से बना हुआ, एक जिला है सोनभद्र। आप जो हाँ, रेयर घटना बता रहे हैं वो एकदम नॉर्मली है, और एकदम जैसे कि पुलिस इस चीज को एकदम नॉर्मली करती है, जैसे कि वो एक कोई दाल और चावल हो। वो मध्य प्रदेश से आएंगे, यूपी के जो भी उनके दिक्कत रहेंगे या जो भी एप्लीकेंट रहेंगे या जिनको उनसे दिक्कत है, तो वो नॉर्मली उठा लेते हैं। ऐसे तो हमारे यहाँ कई मुस्लिमों को जैसे कि जिनका केस यूपी में चल रहा है, समथिंग 100 मीटर बॉर्डर है हमारे यहाँ,
तो सख्ती नहीं उठाना पड़ता है। तो वो तो ये नॉर्मल है। वो रात को 10 बजे मेरे सामने कई के बार लोगों को उठा के ले गई है पुलिस, लोग भागने लगे हैं, एमपी पुलिस ने दौड़ा कर मारा है जिसमें कूल्हा टूट गया है। ये तो एकदम नॉर्मल सा वे है, ये तो आराम से इनके लिए उठाना तो एकदम नॉर्मल सा है। हाँ बस ये हरीश भैया, मैं आपसे एक चीज ये जानना चाहता था कि जैसे आपको इन्होंने गिरफ्तार किया तो एक कानूनी प्रोसीजर होता है, जब आपके ऊपर एफआईआर की गई होगी तो आपसे एक धारा 41 साइन कराई गई होगी। धारा नहीं 41 की एक धारा नहीं 41 की एक नोटिस नहीं नोटिस है, नहीं दिया है। जिसमें सूचना दिया जाता है कि आपके ऊपर एफआईआर पंजीकृत कर चुकी गई है। चलिए इसमें ठीक है, हरी जी और तो राहुल सर जुड़े थे तो हमें लगता है लीव कर गए हैं। और आप लोग अच्छा एक चीज लोगों ने शिवान जी, हाँ हैंड सोलंकी जी रेस से किया हुआ है, कई एक सारे लोगों ने। क्वेश्चन है हाँ सोलंकी जी को। मेरा एक तो सवाल है सोलंकी जी, एक तो चीज हमको बताइए, आप आरटीआई एप्लीकेशन डाले थे, उसका बाद मीटिंग का पहले शिवान जी बोल रहे थे आप ऑफिस में गए थे, तो वहाँ आपका साथ कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ था ऑफिस का स्टाफ लोग का, ऐसा हुआ था क्या? नहीं, देखिए क्या हुआ था, स्टाफ तो अच्छा होता है, छोटा जो स्टाफ होता है ना वो तो बेचारे लोग कुल मिलाकर नहीं दबाव आप में घटना होते हैं। बताइए, वो आपको मैंने खाली देखिए घटना मैं बताइए, आपको, आप ऑफिस जो गए थे देखिए और जो ऑफिस गए थे, मैं, मेरा जो क्वेश्चन हाँ है स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हाँ उसका आप जो क्वेश्चन, ऑफिस में गए, उसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको देता हूँ। क्वेश्चन तो पहले सुनिए, मेरा क्वेश्चन तो हाँ। बोला ही नहीं हम अगर हम हम्म। ये जानना चाहते हैं कि आप जो ऑफिस गए हाँ थे आपको कोई लेटर भेजा था ऑफिस से, जो आप आइए ऑफिस में दस्तावेज देखिए या रिकॉर्ड देखिए, ऐसा कुछ हुआ था ना, आप अपना खुशी से ऑफिस में चला गए थे, यही खाली बताइए। हाँ, देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मैं दर्जनों बार या 100 से अधिक बार पिछले 5 सालों में जा चुका हूं और मैं जाते रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नहीं जाता था, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का इसमें ज्यादा रोल नहीं है। इसमें जिस मजिस्ट्रेट की मैंने शिकायत करी थी, मैंने 9 तारीख को शिकायत करी, 10 तारीख को शिकायत करी, 13 तारीख को शिकायत करी, 13 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर हुई। 11 तारीख को नहीं, 11 तारीख को मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में गया था। 11 तारीख की एफआईआर नहीं है, 13 तारीख की एफआईआर है। जब मैंने 13 तारीख की मजिस्ट्रेट की शिकायत करी है, जब मजिस्ट्रेट से मगजमारी हुई है, जब सीजेएम से मगजमारी हुई है, एफआईआर उसके शाम में हुई है, हाँ मतलब 13 तारीख आपको, को। आप मैंने ऑफिस में जाने के लिए ऑफिस से कोई इनविटेशन लेटर आपको पास 11 आया तारीख है? की, अरे घटना 11 तारीख की बताई गई है, लेकिन एफआईआर 11 तारीख को नहीं हुई है घटना। मैं एफआईआर का बात ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं खाली एक चीज पूछना चाहता हूँ, जानना ये चाहता तो हूँ एक आपसे। नॉर्मल सी बात है। एक अच्छा ये ऑफिस में जाना आपके पास नॉर्मल हम था, 11 इसीलिए उस हिसाब से गए थे? हम लोगों आपको को आपको कोई लिखित, लेटर हाँ उटर नहीं लिखित, दिया था हाँ जी? नहीं नहीं लेटर भी आया हुआ है, ईमेल से आए हुए लेटर कई बार कि आप हाँ आओ, आपकी जानकारी ले जाओ, आप पर्यावरण के संबंध में जो करना चाहते हो, झाड़ वाड़ लगाना चाहते हो, झाड़ ला के दो, आप जो भी आर्थिक सहायता देना चाहते हो, शारीरिक सहायता देना चाहते हो, तो आप आओ। हमें ऐसे कई बार ईमेल आ चुके हैं, हम नहीं जाते थे, कम जाते थे। लेकिन ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 11 तारीख को मैं नहीं जाता, लेकिन 11 तारीख के दिन ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई है कि जिससे ये हो जाए। जैसे इनका आरोप है कि कागज फाड़ दिया गया कैबिन में आकर के, वो मैंने सीसी फुटेज मांगे थे, सीसी फुटेज मुझे नहीं दिए गए, उन्होंने कह दिया कि सीसी फुटेज नहीं है मेरे पास में। उस लेकिन समय आपका साथ बहस हुआ? हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अरे नहीं ना, बहस क्यों होएगा, हम तो आप अपील ऑनलाइन लगाते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन लगाते हैं, बहस नहीं होती है ज्यादा, उस विषय पे बहस नहीं होती है ज्यादा। तो ये ऑफिस तो में क्या ये है घटना कि हुआ था उससे? शिवानंद जी मीटिंग के पहले बोल रहे थे जो ऑफिस में अब आपका साथ कोई आप झगड़ा उगड़ा डॉक्यूमेंट हुआ। देखे, आप मुझसे नहीं, वो डॉक्यूमेंट तो देखे तो चलिए, मैं बात पे बात आशीष करूं। आशीष मैं आशीष आपको आशीष आशीष कोई नारायण भी जी, एक चीज, मिनट, देखिए सर, एक मिनट हरीश सोलंकी, मैं ये कह रहा हूँ आशीष नारायण जी, मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने तो एक बात बताई है कि अक्सर ऑफिस में जाते हैं, मान लीजिए कभी इस तरह से हो गया, ये हम कह रहे थे, एक संभावना व्यक्त कर रहे थे। लेकिन हाँ इनकी अच्छा अच्छा ठीक सोलंकी है। जी की ऐसी कोई बात नहीं हुई थी ऑफिस में, ये सुनियोजित ढंग से इनको फंसाने का एक तरीका था, क्योंकि इन्होंने मजिस्ट्रेट की शिकायत की थी और मजिस्ट्रेट का खुन्नस था इनके साथ में, इसलिए अच्छा उसने इनके विरुद्ध एफआईआर करवा दिया, एक मामला बनवा करके अपने
क्लर्क के माध्यम से या बाबू के माध्यम से जो भी है कि इन्होंने सरकारी काम में हस्तक्षेप किया, इस तरह से किया, वो किया, फलाने किया, ठिकाने किया, इस तरह से ये किया गया। मैं फॉल्स केस कर दिया तो। ये फाल्स कार्रवाई है पूरी तरह से। हाँ ठीक है। इसीलिए ना जांच हुई है एनएचआरसी की जांच में इनका सबका सम्मिलित- मतलब मैजिस्ट्रेट अपना पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, इलीगल यूज किया है, और हम कुर्सी पे है, हमारा कुर्सी का पावर है, देखो हम क्या कर सकते हैं, तुमको हम ठंडा कर देते हैं पावर यूज हरीश जी करके। आप अनम्यूट कर लो, अनम्यूट कर लो हरीश जी। एक घटना हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो केस चल रहा है, तो वो केस हरीश जी मैजिस्ट्रेट जो आपको केस अनम्यूट किया है। करना पड़ेगा, अनम्यूट, एक मिनट अनम्यूट कर लो। शिवानंद भैया, हाँ रोहित त्रिपाठी जी बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ हरीश जी को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना लड़ने के लिए। दूसरी चीज ये है कि इनको एक यहाँ पर हाई कोर्ट में भी उन पर्टिकुलर एसीजीएम को पार्टी बनाते हुए फेयर इंक्वायरी की मांग करनी चाहिए थी, तो वो भी पनिश होते हाई कोर्ट में। ये दोनों चैलेंज करते, एफआईआर क्वेश्चन में जाते और इनको ये पर्टिकुलर लिख के आते सीजीएम के अगेंस्ट में। एक तो यहाँ भी इनको रेमेडी मिल सकती थी, वो उसके ऊपर भी इंक्वायरी सेटअप हो जाती। तो एफआईआर केस के लिए तो अभी भी जा सकते हैं ना। हाँ हाँ जा सकते हैं। एक मामले में मैंने आपसे बताया था, इन पर्सन में रही था, मैंने आपसे डिस्कशन भी किया था, वो सब लोग फंसे। वीडियो था उसके साथ, मारपीट चैम्बर में हो गई थी, तो वो सारे लोग फंसे। इंक्वायरी सेटअप हुई, इंक्वायरी के बाद जो है हम सीधा हाई कोर्ट आ गए थे। जी आपके लखनऊ में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकालत की, एडवोकेट हैं, तो हरीश सोलंकी जी यदि कोई लीगल आपको मदद की आवश्यकता है तो आप रोहित त्रिपाठी जी से, यूपी से हैं वो, उनसे आप थोड़ा सा सुझाव ले सकते हैं। हरीश जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और हरीश जी कभी भी नंबर मेरा शेयर कर लीजिए, आप अपना नंबर दे दीजिए। बहुत अच्छा लगा, इस आपके संघर्ष से दूसरे लोग सीखेंगे। तो आप सीधा हाई कोर्ट में मैं पिटीशन दे दूं, खुद भी कर सकते हैं आप। ये जो एफआईआर सीजीएम ने आपके अगेंस्ट में कराई थी। हाँ तो मैं आपको ये जो है, हाँ आप खुद करिएगा, और मेरी कहीं जरूरत हो किसी वकील को मत इन्वॉल्व करिएगा, मैं आके करूंगा आपका केस वहां पर। देखिए सर, ये जो है ये मेरा एड्रेस वगैरह है, और मेरा ये ईमेल आईडी है, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल आपको यदि नंबर दिख इस रहा पे है शो नहीं हो रहा है अभी, दिख बहरहाल नहीं उस रहा पे है। पड़ा होगा, मैंने स्क्रीनशॉट आपके ऑर्डर का किया है। हाँ नंबर देखिए एक ना, दूसरे अभी को दिख रहा होगा शेयर ना, कर स्क्रीन लेंगे। शेयर करिए इसको। तो जी मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है, तो ये दिख मैं रहा होगा अपना ना। नंबर इसी व्हाट्सएप पे उस पे डाल दूंगा ग्रुप पे। लेकिन आप, अभी मैं अभी आपकी स्क्रीन नहीं आई है, अभी आपकी स्क्रीन ड्राफ्टिंग नहीं आई है। करके, मैं ड्राफ्टिंग करके भेज रहा ठीक है, हूँ। रोहित त्रिपाठी जी का नंबर हमारे पास है, मैं उनको आपका आदेश भेज दूंगा। है dtc.something@gmail इनका है, इनका ईमेल जी एड्रेस है। मैंने इनका स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं बात कर लूंगा। पहले तो मैं इसलिए इनको बार बार बधाई स्क्रीन दे रहा शेयर हूँ करना है बेटा। कि बड़ा संघर्ष रहता हाँ है, इसके बाद भी आपने जो है इतना संघर्ष करके इस लेवल तक लाए, इसके लिए बहुत बहुत। लेकिन उस सीजीएम को भी हाई कोर्ट में आप वो चैलेंज कीजिए, इतना प्रूफ आपके पास है, और ये जरूर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इंक्वायरी सेटअप हो जाएगी हाई कोर्ट से भी, एफआईआर क्वेस भी होगी आपकी, आगे प्रोसेस भी नहीं करना पड़ेगा। हो गया। हाँ स्क्रीन शेयर हुई क्या सर? थैंक यू, हाँ थैंक यू। हाँ हो गई है। हाँ देखिए सर, ये 15/2 की खास बात ये है कि मैंने 15/2 को ईमेल किया, उसमें बता रहा हूँ वो कि मैं सूरत। समझ गया, मैं भैया समझ गया हूँ। हम लोग टाइम यहाँ अभी बचा लें, क्योंकि हम लोगों का ज्यादा बड़ा डिस्कशन होगा। मैं पूरी ड्राफ्टिंग करके भेज दूंगा। मैंने कई केस किए हैं इसमें आपको, और मैं आता रहता हूँ मध्य प्रदेश, वहाँ ओंकारेश्वर जाता हूँ, खंडवा से बीएड किया है, मैं जरूर खंडवा में रुका हूँ, तो मैं मिलूंगा आपसे आके। जी सर, अब देखिए सर, थोड़ा मुझे बता तो दीजिए, सबको दिखेगा, सबको पता तो चले कि आखिर ये घटनाएं घटी ऐसी क्यों हुई। हाँ हाँ वो आप कंटिन्यू रहिए, मैं हाँ ड्रॉप मैं करता हूँ, थोड़ा आपको बताता आज हूँ। सुनने का मौका है। हाँ हाँ ठीक है, आज देखिए। के दूल्हे आप हो, आज के दूल्हे आप हो, हाँ आपकी बारात ठीक है है। सर, ठीक है सर। थैंक यू, देखिए थैंक सर, यू, थैंक ये मुझे गिरफ्तारी तो 15 हम को लोग क्या हुई। बाराती में आए हैं? हेलो सर। त्रिपाठी जी,
जी हम लोग क्या बाराती में आए हैं, तो मिठाई आज, उठाई दीजिए। हाँ, आज का दूल्हा तो भाई यही है। हाँ और बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेव ब्रेव सर है भाई, हाँ हमारे हाँ बिल्कुल ब्रदर, बिल्कुल। ब्रेव प्लीज ब्रदर है। तो आज के दूल्हे, इनको सुनना है, बस टाइम बचे जितना उतना सुन ले इनको। थैंक यू भैया, हाँ थैंक ओके। प्लीज सर, देखिए सर, ये रजिस्टर्ड हुआ 6 तारीख को, है ना। जी। मेरे ऊपर एफआईआर हुई है 13 तारीख के दिन। हेलो 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 मैं सुन हेलो, रहा हूँ, सुन रहा हूँ भैया, सुन रहा हूँ, हाँ सुन रहा हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी बराबर। जी 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 हाँ, जी जी। अब 17 तारीख को सुनवाई है, मुझे जेल में डाल दिया गया, मुझे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, है ना। मैटर था इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन के संबंध में, जी कि मुझे इंडस्ट्री वाटर पॉल्यूशन में 5 साल से एनजीटी में भी कई बार याचिकाएं लगा चुका हूँ। हरीश सोलंकी आप लिखे, और कोई भी एनजीटी लिखेगा तो हरीश सोलंकी का रिकॉर्ड निकल आएगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने स्पष्ट नाम से बाकायदा लिखा है कि सूरत गुजरात से मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाए। इनका ये कहना है कि ये भाग गया। क्या कहना है? भाग गया। अब देखिए, मैं और आपको चीज बताता हूं कि कैसे होता है ऑफलाइन बदमाशी। कोई प्रेजेंट हो रहा है, हम्म? सिर्फ वही एक किसका। हेलो हाँ, तो ये एफआईआर है 13 तारीख की। आ, जूम करें सर। हाँ कर रहा हूं सर, रुक जाओ रुक जाओ जरा, रुक जाओ, रुक जाओ जरा। हाँ हाँ, ये शेयर ही कर। देखिए सर, ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुझे 12/9/24 को पत्र मिला है, ईमेल के जरिए। दिख रहा है क्या सर? जी हाँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ ठीक है सर, बिल्कुल है। और ये प्रथम अपीलीय अधिकारी का है। आपके द्वारा ईमेल दिनांक 12/9/24 के माध्यम से प्रेषित आवेदन के संबंध में उपरोक्त विषयांतर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ईमेल दिनांक 12/9/24 के माध्यम से प्रेषित प्रथम अपीलीय आवेदन में निर्धारित शुल्क जमा न होने एवं किस आदेश से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई है का उल्लेख नहीं किया गया है, तत्संबंधी कार्रवाई हेतु सूचित हो। एफआईआर 11 को नहीं हुई है, 13 को हुई है। 12 को तो अपीलीय अधिकारी को यह भी नहीं पता है कि कोई कैसी घटना घटित हुई है, ना 13 को पता है। और ये ईमेल मेरे को प्राप्त हुआ 13 तारीख के करीबन 11:39 पर। ये पत्र लिखा उन्होंने 12 तारीख को प्रथम अपीलीय अधिकारी ने, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सत्र न्यायाधीश होते हैं। ये सत्र न्यायाधीश महोदय जो सचिव होते हैं, उनका 12 तारीख का मेरा ईमेल आया हुआ है। उसमें इनकी ऐसी कोई घटना घटित 11 तारीख की नहीं है कि आप हमारे यहाँ कार्यालय में आया और 11 तारीख में असॉल्ट किया, मतलब मारामारी करी या हमला किया या हमला करने की कोशिश करी। मुझ पर आरोप लगाया, धारा लगाई गई है असॉल्ट की। असॉल्ट मतलब आपराधिक हमला कर देना या हमला करने की कोशिश कर देना। धारा जरूर लगाई है, लेकिन ऐसी घटना घटित होने का आरोप नहीं है। अब देखिए, यहाँ 13 तारीख को मुझ पर एफआईआर हुई, 12 तारीख को तक अब प्रथम अपीलीय अधिकारी को तो पता ही नहीं है। तो जो अध्यक्ष है उसको तो 12 तारीख, यदि घटना 11 की होती तो 12 तारीख को प्रथम अपीलीय अधिकारी को मिलता, यदि 12 को नहीं मिलता तो 13 को मिलता। लेकिन 13 तक भी इनको कोई जानकारी नहीं है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को। देखिए, ये मेरा ईमेल आया हुआ है, आपके द्वारा ईमेल। अरे यार, खुल नहीं रहे फटाफट। उसमें आप डबल क्लिक किया करो, डबल क्लिक। हाँ हाँ हाँ, देखिए, आपके द्वारा ईमेल दिनांक 12/9/24 के माध्यम से प्रेषित आवेदन के संबंध में
सिक्योरिटी डीएलएस है ना। ये मुझे जो मैंने अभी 12 तारीख का आपको जो बताया, ये वो लेटर है अटैचमेंट, और मुझे 13 तारीख के दिन 11:41 AM पर प्राप्त हुआ है, और 13 तारीख के दिन शाम में मेरे पास एफआईआर हुई है मेरे ऊपर, और घटना 11 तारीख की बताई गई है, 49 घंटे पहले की। डीएलएसए में यदि ऐसी कोई घटना वास्तविक होती तो मैं 11 मिनट के अंदर गिरफ्तार होता, 13वां मिनट नहीं लगता। जबकि गिरफ्तारी कब कर रहे हैं? दूसरे महीने में, फरवरी में, जब मैं अपने व्यापार व्यवसाय के लिए गुजरात चले गया। वहां से जब मैं मध्य प्रदेश में इनके छाती पे शिकायतें कर रहा हूं, लिखित शिकायतें कर रहा हूं, ईमेल भेज रहा हूं, तब ये मुझे गिरफ्तार नहीं करे। गिरफ्तार कब किया? फरवरी में, जब मैं सत्र न्यायालय के पास में ये बात कह रहा हूं कि साहब इन्होंने ऐसे ऐसे किया मेरे साथ में, इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन को लेकर के देवेश मिश्रा ने ऐसा ऐसा किया है। तो 15 तारीख की मेरी शिकायत, 15 तारीख का मुझे गिरफ्तार करना, 13 तारीख की मेरी शिकायत, 13 तारीख को एफआईआर होना, यह स्पष्ट करता है कि उस मजिस्ट्रेट की विशेष तौर से भूमिका है जिसका नाम देवेश मिश्रा है, जो इस कार्य में इन्वॉल्व है। और एफआईआर पढ़ने से भी ये सिद्ध एफआईआर खोल दो बेटा फटाफट। डबल क्लिक करिए उस पर, डबल क्लिक 2 बार, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, दिख रहा है सर? दिख रहा है क्या हाँ सर? हाँ दिख रहा है। मैं थाना लाल बख्श सौनी के पद पर पदस्थ हूं। अब यहाँ सौनी को पदस्थ वाले व्यक्ति को अपना नाम नहीं पता है, ये पता नहीं कौन है। आज दिनांक 13/9/24 को थाने से जिला विधिक सेवा सहायता केंद्र कार्यालय मोहम्मदपुरा बुरहानपुर से एक शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त, जिसकी जांच पर आवेदन जयदेव पिता सुखदेव माणिक, उम्र 31 साल, निवासी के सीके ग्रीन कॉलोनी बुरहानपुर इतना, जिला विधिक अधिकारी के विधिक सहायता के अधिकारी कथन लिए गए, जिसमें पाया कि आवेदक हरीश सोलंकी निवासी बुरहानपुर द्वारा वाद विवाद कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जो मामला अपराध द्वारा 132 BNSS का पाया जाता है। ये 132 बोले तो पुरानी 353 हो गई, जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है। प्रति श्रीमान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, जिला न्यायालय बुरहानपुर मध्य प्रदेश, विषय शासकीय कार्य में बाधा कारित करने एवं शांति भंग करने के संबंध में विधि अनुसार कार्रवाई किए जाने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में निम्नलिखित में प्रार्थी जयदेव माणिक, विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर में जिला विधिक सेवा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 11/9/24, देखिए क्या लिख रहा है ये, आज दिनांक 11/9/24, यहाँ क्या है दिनांक, आज दिनांक 13/9/24, यहाँ पर है आज दिनांक 11/9/24 को मैं उक्त कार्यालय में अपना पदीय करते हुए निष्पादित कर रहा था। तब करीब 1 से 2 बजे के मध्य हरीश सोलंकी निवासी बुरहानपुर द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर में मोहम्मदपुरा बुरहानपुर में आकर जानकारी दिए जाने के उपरांत, अब कौन सी जानकारी दिए जाने के बारे में उसको पता नहीं है, जो लिखाने वाला है, मुझसे वाद विवाद करने लगा। क्या विवाद करने लगा, क्या कहीं करा, ये भी लिखाने वाले को पता नहीं है। जबकि प्राप्त शुल्क के अनुसार विधि में, अब प्राप्त शुल्क कितनी है ये भी अभी लिखाने वाले को पता नहीं है, कि नियत प्रावधानों के अनुसार जानकारी प्रदान की गई थी। कितने पेज की गई थी, क्या दी गई थी, कितने शुल्क लिए गए थे, इसको कुछ भी पता नहीं है लिखाने वाले को। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि जयदेव माणिक नाम का व्यक्ति जो PIO था, वो यहां पर FIR लिखाते वक्त नहीं था। उक्त बात पर से विवाद करते हुए उस समय मैं अपने चैम्बर में नोटशीट पर हस्ताक्षर कर रहा था,
उस दस्तावेज को मुझसे छीनने लगा, जिससे वह नोटशीट फट गई। अब देखिए, नोटशीट के विषय में भी इसको पता नहीं है कि कौन सी नोटशीट थी, क्या थी, कैसे सिग्नेचर कर रहा था, कहाँ कर रहा था, क्या कर रहा था, कुछ बात पता नहीं पा रहा है। और जोर जोर से चिल्लाकर बहस करने लगा। क्या बहस कर रहा है? अ बोल रहा है, ब बोल रहा है, कोयल की आवाज निकाल रहा है कि किसकी आवाज निकाल रहा है। ना आ है, ना ब है, ना क है, ना का है, ना ए से जेड तक कहीं कोई अक्षर मेरे बोले हुए नहीं बता पा रहा है। इसका मतलब सीधी बात है कि किसी मजिस्ट्रेट ने थाने में फोन करके या किसी माध्यम से बोला है कि इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना है, और पुलिस को थोड़ा मोटा मोटी ऐसे कहानी बताई गई है, और पुलिस ने इसको दर्ज कर लिया गया है ना। और उसके मोबाइल से मेरा वीडियो बनाने लगा। मेरे द्वारा उससे कहा गया कि यह शासकीय कार्यालय है, यहाँ इस प्रकार से जोर जोर से वार्तालाप, बहस करना, वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। ठीक है, अतः आप वीडियो मत बनाओ। उनसे कहा गया कि आपके अधिपत्य के मोबाइल में वीडियो बनाया गया है, उसका डिस्प्ले करने के लिए कहा गया, जिसमें उनके द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया एवं मोबाइल अपने अधिपत्य में छुपाकर रख लिया गया। अब ये मोबाइल की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि ये मेरा मोबाइल, जो मैं ईमेल से जो कार्रवाई कर रहा था, वो मेरा मोबाइल लेकर डिलीट करने की मंशा रख रहे थे पुलिस के द्वारा। इसलिए ये मोबाइल की जो बात लाई गई है कि ये इस उद्देश्य से लाई गई है कि अपन किसी तरीके से इसका मोबाइल ले लेवे और इसके जो अपने खिलाफ जो भी कलमें चलाई गई है वो कहीं डिलीट करवा सके, डरा धमका करके एफआईआर दर्ज करना बनाने लगा। मेरे द्वारा उससे कहा गया कि यह शासकीय कार्यालय है, यहाँ इस प्रकार जोर जोर से वार्तालाप, बहस करना, वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। देखो, ये भी वो खुद लिख रहा है कि फलाने ने बोला। मेरे ना, मैंने क्या बोला ऐसा इसमें कोई शब्द, एक शब्द नहीं है। अतः आप वीडियो मत बनाओ। उनसे कहा गया कि आपके अधिपत्य मोबाइल में वीडियो बनाया गया, उसका डिस्प्ले करने देगा। अब भाई, तू मेरे मोबाइल से डिस्प्ले करने क्यों दिखा रहा है? जब तूने देखा ही नहीं तो आपको ये कैसे पता चल सकता है कि मेरे मोबाइल में क्या है और मेरा मोबाइल वीडियो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये कैसे पता चल सकता है? सामने वाले को कैसे पता चलेगा? ये तो असंभव बात है, अनप्रैक्टिकल चीज है। नहीं किया, मोबाइल अपने अधिपत्य में छुपा कर रख लिया गया। इस प्रकार हरीश सोलंकी ने निवासी, अब छुपा के रख लिया, इसका मतलब क्या होता है? आप कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल अपने पास ही रखेगा, छुपा के क्या रख लेगा? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यदि कार्यालय में कोई व्यक्ति गया तो छुपाएगा कैसे? कहाँ छुपाएगा? कैसे छुपाएगा? और घटना 11 तारीख की 1 से 2 बजे के दोपहर की, क्या पुलिस छुट्टी पे थी कि आप छुट्टी पे थे, या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंद था, या सारा पुलिस प्रशासन मध्य प्रदेश का छुट्टी पे चले गया था 11 तारीख के दिन? यदि इतनी बड़ी घटना घटित हो गई थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया गया? 13 तारीख आने का इंतजार क्यों किया गया? ये एक विषय बड़ा, आप समझ सकते हो, आप लोग सब जानते हो इस चीज को, कि यदि कोई ऐसी घटना वास्तव में घटित होती, 11 तारीख की घटना घटित होती, तो 11 तारीख के दिन एफआईआर क्यों नहीं हो सकती थी? कितना समय लगता है? आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों को एफआईआर दर्ज करवाने में कितना समय लग सकता है? जी हरीश भैया, हाँ, इसमें जो है उस दिन आपकी फाइल जो 11 की घटना है, उस दिन इस बंदे को आपकी फाइल अलॉट हुई थी कि नहीं हुई थी? विधिक प्राधिकरण में फाइलें अलॉट होती हैं, जिसको जो सुनवाई करनी है, जिसने आपके ऊपर एफआईआर की है उसको फाइल अलॉट थी कि नहीं थी? कभी कभी ये लोग बेसिकली गलती कर ये जाते हैं कि वो वहां रहता भी नहीं तो भी उसका, क्योंकि दूसरा एफआईआर कराता है, करने वाला कोई दूसरा होता है, तो भूल जाते हैं। जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि अरे वो आप देखिए, आपके केस को, सॉरी सर, मैं आगे और बढ़ता हूँ। मैं आपको लोगों को ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा, कि ये घटनाएं घटित मैं क्यों हुई। बेसिक क्वेश्चन करना बता दूं। हाँ। इसमें आगे एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसने एफआईआर की उसके और सीजीएम के संबंध को आपको प्रूव करना होगा, पहला। सेकंड चीज प्रूव करनी होगी कि वो उस दिन उसको फाइल अलॉट थी कि नहीं थी। ये 2-3 क्वेश्चन कहीं बेसिकली लिख लीजिए। वो तो आप अपने हमारे वकील साहब करेंगे, जो भी है अच्छे से करेंगे।
हमारे वकील नहीं अच्छे हैं, है ना, नहीं वो कोई अच्छे दिक्कत हैं, नहीं है। लेकिन उसको जब आप हाईलाइटिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब आप ही मतलब इसमें वकील का वो तो नहीं, भविष्य की वकील बात है, लेकिन अभी ऑन द प्रेजेंट जो मेरे पास दस्तावेज है, मैं तो आप लोगों को जी तो जी बता दूं, आप लोगों के जी साथ शेयर तो कर दूं जी 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 कि आखिर मामला वो- क्या है। हाँ नहीं, वो कहीं मिस ना हो जाए अच्छा, वो पॉइंट। एक बात ये भी समझ लीजिए, चलिए, यदि 100% कई बार सुप्रीम कोर्ट बोलता भी है कि चलो आरोप पर 100% दूसरी भरोसा सब कर ले, वैल्यूबल सेक्शन थे, आपको जेल कैसे भेज अब दिया, घटना ये है बड़ी बात है। बता रही है चैम्बर के, अब इसमें कहां से 132 लग गया, यहाँ पे कहां हमला हो रहा है। यही मतलब है हाँ, आरोप में बेसिकली। हमला ही नहीं है, न गाली है, न गलोच है, न कुछ है, इसमें 132 और फिर गिरफ्तारी 10 दिन की जेल ऐसे प्रकरणों में। अरे भाई, हमले की धारा लगा रहे हो तो हमले की धारा लगा रहे हो आप, तो हमला होए तो आप हम पे ये करोगे ना। यानी ये बात है, हम एफआईआर करेंगे, आप आवाज बंद कर दो, नहीं तो आप परेशान करेंगे, ये करेंगे क्या, एक छोटी मोटी एक एफआईआर दर्ज करवा करके हमें दबाने की कोशिश की गई। ये वास्तविक फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे वास्तव में ये लोग दबाना चाह रहे थे और मेरे द्वारा की गई शिकायतों को वापस करवाना चाह रहे थे। अब मैं देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, दस्तावेज बताऊंगा तो ही भरोसा ना, क्योंकि दस्तावेज बोलता है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता। हाँ, मेरे बोलने से नहीं होता सर, कागज काम आएंगे कोर्ट में भी, और आप लोग भी कागज पे ही भरोसा करोगे। ये आशुतोष अग्रवाल जी का मेरे पास 25/11/24 को पत्र आया हुआ है, जिसमें स्पष्ट लिखा है अगला भी मौका दिया जाए सर कि रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन अबाउट यूर 4 ईमेल कंप्लेंट डेटेड 7/10/16 एवं 23 सितंबर 2024 अगेंस्ट द जुडिशियल ऑफिसर पोस्टेड एट डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर, यानी डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के खिलाफ मैंने शिकायतें करी है। कब कब करी है? 7 तारीख को करी, 10 तारीख को करी, 16 तारीख को करी, 23 तारीख को करी। एफआईआर कब हुई है? 13 तारीख को हुई है। तो ये स्पष्ट कह रहा है कि मैंने ईमेल के द्वारा शिकायत करी। कब करी? 7 तारीख को करी, 10 तारीख को कभी करी, है ना, तो 13 तारीख को ही, चलो 16 को तो बाद की वाली घटना बताते हैं, लेकिन यह 10 तारीख को भी शिकायत करी है, 7 तारीख को भी शिकायत करी है, और 13 तारीख को एफआईआर। अभी 13 तारीख की और 12 तारीख की भी शिकायत मैं आपको बताता हूं कि 12 और 13 तारीख को कैसे हुआ। यानी एफआईआर का मेन कारण जो था वो डिस्ट्रिक्ट यानी न्यायिक मजिस्ट्रेट था, जिसकी मैंने शिकायतें कर रखी थी। अगला भी मौका दिया जाए। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ ना, तो अब ये आशुतोष जी का आ गया क्लियर कि हमने, और ये भी मुझे ईमेल पर ही प्राप्त हुआ है, मैंने शिकायत ईमेल पर ही भेजी थी, कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजी थी। ये देखो मेमोरेंडम, हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर, ईमेल के माध्यम से यहाँ भेजा है मैं, मुझे मेमोरेंडम है, ये नंबर है, ये 25/11 को जारी हुआ है कि आपकी शिकायत को क्लोज कर दिया गया है, रजिस्टर्ड कर लिया गया है। और मैं आगे बताता हूं आपको। अठारह तारीख मजिस्ट्रेट की भर्ती में भ्रष्टाचार। देखिए सर, ये मैंने कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बुरहानपुर को 18 तारीख को भेजा है। 18, अभी ये 25 अभी की बात है, जिसमें पुरानी मेरी शिकायतों का हवाला देते हुए स्मारक पत्र 1 दिनांक 18, प्रथम अपील अधिकारी प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भेजा है। मैं हूँ लोक सूचना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला विधिक सेवा अशोक कुमार पहिवाल,
श्री देवेश मिश्रा तत्कालीन प्रथम सिविल न्यायाधीश, जिसकी मैं शिकायत विशेष कर रहा हूं, ये वो है श्री देवेश मिश्रा, पीआईओ, धारा 5(5) के अनुसार पीआईओ था ये। बाद में जब मैंने इसकी और जानकारी निकाली, जो मुझे उससे शंका ज्यादा हो गई, तो मैंने उसके ज्वाइनिंग लेटर और योग्यता के संबंधित सारे दस्तावेज मांगे थे। इसमें ये देखिए स्पष्ट है, शिकायत संदर्भ 7/9। इसमें इन्होंने क्या किया था, इस मामले में न्यायालय का कीमती समय और जनता का धन बर्बाद किया गया था। पुलिसकर्मी विक्रम सिंह बामनिया की साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी उन्हें 3 बार सम्मन भेजकर न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया है। यहाँ पर क्या हुआ था कि इंडस्ट्री वाटर पोल्यूशन का मामले का एक केस चल रहा था मेरा 2020 का, जिसमें मैं आरोपी था, जिसमें मैं नाली निर्माण के दस्तावेज मांग रहा था। तो यहाँ पर पुलिस बामनिया को बुलाया गया 3 बार, और जब वो आया तो बोलता है इसकी जरूरत नहीं है, उसकी बिना लिखा पढ़ी करे, बिना उसकी है, उसको वापस भेज दिया गया, जबकि कानूनी तौर से उसकी वो लेना थी, हमको क्रॉस का भी मौका नहीं दिया गया। फिर शिकायत नंबर 10 मैंने जो करी थी 10/9 को, वो ये थी कि इस घटना में श्री देवेश मिश्रा ने एक साधारण गणना में भी गलती की है, जिसमें उन्होंने 48 महीने की अवधि को 5 साल के बराबर माना है, जिससे उनकी योग्यता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मैंने एक शिकायत करी थी कि साहब ये तो 4 साल को 5 साल गिन रहा है, यानी वो 47 माह को भी 5 साल गिन रहा था, 48 माह को भी 5 साल गिन रहा था। जब मैंने उसे कहा कि साहब 4 साल को 4 साल गिनिए, 5 साल आप क्यों गिन रहे हो, हमारे जो दस्तावेज हम हैं मंगा लीजिए, तो वो बोलता है नहीं नहीं प्रकरण 5 साल पुराना हो चुका है, इसलिए हम नहीं मंगाना है, तुम देरी जान मुझसे देरी करवाना चाहते हो। मैंने सर पर्यावरण का मामला है, प्रदूषण की मामला खुलेगा, आप दस्तावेज मंगा दीजिए। जिस नाली को सफा करने के संबंध में वाद विवाद हुआ कि भाई ये नाली सफा करने में बाधा पैदा करी, तो भाई नाली सफा करने में बाधा पैदा करी, उस नाली के दस्तावेज मंगा दीजिए, शासकीय नाली के, उसकी परमिशन मंगा दीजिए, उसका नक्शा मंगवा दीजिए, पटवारी को बुलवा लीजिए कि वहाँ नाली कब बनी, क्या बनी, कैसी बनी, सचिव को बुलवा लीजिए कि उनने कब बनाई, किसने बनाई, आखिर किस अधिकारी ने बनाई, कि बस नाली सफा करने के आरोप लगा दोगे हम पर। तो हमने ये बात रखी, तो बोलते नहीं नहीं 5 साल हो गए वह बात को, इसलिए तुम्हारी 94 की CRPC 91 की एप्लीकेशन खारिज, हमने सुनवाई कर ली है, अब हम नहीं सुनेंगे। हमारा सुनने का दायित्व जो था उन्होंने 10 तारीख को 9 तारीख को खत्म कर दिया। ये 16/9 को भी मैंने करी, लेकिन ये 16/9 तो क्या है कि 13 के बाद की है, इसलिए भले नहीं मानी, लेकिन 16 को भी हमने बुरहानपुर में ही मैं उपस्थित था। इस मामले में उन्होंने थाने में पुलिस प्रताड़ना का समर्थन किया, जो महिला प्रताड़ना के गंभीर आरोप का प्रत्यक्ष समर्थन है। मैंने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि साहब पुलिस किसी को भी बुला करके मार ठोक कर रही है, ये महिला को मारा ठोका इन्होंने, तो इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए, ये विभागीय जांच का विषय नहीं है महिला प्रताड़ना करना। ये बात मीडिया में इसमें उसमें छपा था सब बातें, और पुलिस अधीक्षक ने थानेदार को निलंबित किया था, और जिसने फड़ाका मारा था उसको भी निलंबित किया था। तो मैंने इन्हीं महाशय के पास में ये बात रखी कि श्रीमान पुलिस प्रताड़ना का मामला है, ये महिला को थाने बुलाकर मारा गया है, थप्पड़ मार रहा है बिना किसी FIR के, आप किसी को भी बुला करके मार रहे हो, तो इस पर एक्शन लिया जाए ताकि महिला प्रताड़ना रुके। उन्होंने उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो महिला प्रताड़ना का भी समर्थन वो कर रहा था, उससे भी मैं पीड़ित था। फिर ये जो था 13/23 वाला, इस घटना में उन्होंने भ्रष्टाचारियों का समर्थन किया, जिसके न्यायिक प्रणाली का निष्कर्ष और अखंडता पर सीधा प्रभाव पड़ा। मैंने कुछ RTI से कुछ जानकारियां निकाली थी, जिसमें भवन निर्माण में भ्रष्टाचार था, उसकी मैंने शिकायत करी थी, उसको भी उन्होंने खारिज कर दिया। बोले नहीं नहीं वो तो तुम्हारा वो है, और वो सूचना आयोग के आदेश के विरुद्ध हम नहीं जा सकते। जबकि मैंने स्पष्ट कहा कि भैया सूचना आयोग का आदेश तो मेरे समर्थन में आ चुका है, सूचना आयोग तो कह रहा है कि इनको जानकारी दे दी जाए, सूचना आयोग ने तो इनको अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश लिख दिए गए हैं, तो मैं सूचना आयोग के विरुद्ध में क्यों जाऊंगा? और मुझे पता है कि मैं सूचना आयोग के विरुद्ध में नहीं गया हूं। मेरे पास तो सबूत यह है कि इन्होंने सूचना आयोग में झूठ बोला कि मेरा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। हुआ यूं था कि मैंने जो जानकारी मांगी थी नाली के संबंध में, वो
उन्होंने बोल दिया था सूचना आयोग में द्वितीय अपील में कि इनका आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तो मतलब आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तो राज्य सूचना आयोग ने बोला नहीं, इनका आवेदन प्राप्त हुआ है, आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोलने के जवाब दो कि आपने झूठ क्यों बोला। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सूचना आयोग ने अपने फाइनल द्वितीय अपील में लिखा जिला पंचायत को कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, विभागीय जांच की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। तो उन्होंने विभागीय जांच करी, विभागीय जांच में ये झूठ पाए गए और विभागीय जांच में दंड उन्होंने स्वीकार कर लिया। जब 3 महीने की उनकी प्रोसेस जो समय सीमा थी अपील करने की, मान लो अपने आयोग की और जिला पंचायत के जो सजा दी थी उनको, उसकी 3 महीने की मैं रुक गया कि उनको अपील का ग्राउंड है वो कर लेने दीजिए। तो वो अपील में गए नहीं। जब वो अपील में नहीं गए तो फिर मैं न्यायालय में चले गया कि भाई साहब अब ये देखो, ये न्यायालय में मैं आया हूँ, 3 महीने इनका जो अपील का टाइम था वो भी इन्होंने नहीं गए, आयोग के ऑर्डर को भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया, जिला पंचायत के ऑर्डर को भी इन्होंने चैलेंज नहीं किया, सजा इन्होंने भुगत ली असत्य बोलने की। अब इन पे कार्रवाई की जाए, न्यायिक कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने सिविल न्यायालय में झूठ बोला है, सूचना आयोग में झूठ बोला है। अब ये बात मैं अपने लीगल अम्बिट के आधार पर मैं ये कर रहा था कि हाँ भाई झूठ बोलना तो अपराध है न्यायिक प्रक्रिया में। तो मैंने सोचा भाई कुछ तो हो, उसको भी उसको रद्द कर दिया। मतलब वो भ्रष्टाचार का पूरा पूरा समर्थन कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि सूचना अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मौलिक अधिकार है। भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 24(4) के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा रोका नहीं जा सकता, ऐसा भी मैंने लिखा है। ये सब लिखने के बाद भी उन्होंने कुछ काम किए नहीं हैं। अब ये दुर्भावना से इनकी सब मैंने किया हूँ कि इनको छत्र छत्री नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। आपको मैं बताऊं, यहाँ पर मध्य प्रदेश में ये जो श्रीमान जी है देवेश मिश्रा जी, ये इनकी मैंने जो नियुक्ति संबंधी दस्तावेज मांगे हैं, मुझे 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, सिंगल दस्तावेज नहीं मांगे हैं, जबकि मैं 4 एप्लीकेशनें लगा चुका हूँ। ये यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद दतिया में जा चुके हैं। दतिया में भी मैं 3 आवेदन लगा चुका हूँ, तीनों का मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। मैंने 10वीं की मार्कशीट का अलग से एक आवेदन लगा के पूछा कि मुझे 10वीं की योग्यता की मार्कशीट प्रदान की जाए, वो आज तक मुझे नहीं मिली है। वो भी 3-4 महीने हो चुके हैं, दतिया में मैंने लगाया। तो जिला कोर्ट में भी मैंने इनके खिलाफ 3 आवेदन लगा रखे हैं। 8वीं की मार्कशीट मांगी है, वो मुझे मिली नहीं है। इनके ज्वाइनिंग लेटर मांगे हैं, वो मुझे मिले नहीं हैं। यानी 6 महीने के अंदर इन्होंने जो भी मैंने मांगा है आज तक के मुझे दिए नहीं है। प्रथम अपील का निर्धारण भी हो चुका है, प्रथम अपील में मना भी नहीं किया है। प्रथम अपील में ये बता दिया गया है कि आपको ये जानकारी जबलपुर से मिलेगी, लेकिन बात जबलपुर में भी नहीं मिल रही है। जबलपुर से भी मुझे आज तक सिंगल दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि मैं कई बार 50 रुपये दे करके, अपने फोटो लगा करके, सब कुछ लगा करके जानकारी मांग रहा हूं। जानकारी मैंने छोड़ी नहीं है। अब देखिए इनका आपत्ति पत्र क्या है, वो आपत्ति पत्र आप पढ़ेंगे तो जीएमएफसी का आपत्ति पत्र आप पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये तो गड़बड़ घोटाला है, नियुक्ति में गड़बड़ घोटाला है। आपत्ति पत्र कहाँ सर्च मारेंगे यहाँ? बेटा सर्च आपत्ति पत्र। आपत्ति पत्र चाहिए, वो यहाँ दिख नहीं रहा ना, इससे आना। घोर आपत्ति पत्र, ये है घोर आपत्ति पत्र। जी सर। सर आप लोगों को दिख रहा है? सर आप लोगों को दिख रहा है? जी जी दिख रहा है, लेकिन बहुत वो जूम बहुत ज्यादा हो गया। हाँ देखिए सर,
ये 22/3/25 है ना। ये देवेश मिश्रा है। ये क्या कह रहे हैं, उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि संदर्भित ज्ञापन के वर्णित आवेदन हरीश सोलंकी के आवेदन पत्र 8/25 दिनांक 20/3/25 अनुसार जो जानकारी चाही गई है वे मेरी निजी एवं व्यक्तिगत जानकारी होने से उक्त जानकारी आवेदक को प्रदान किए जाने में मेरी घोर आपत्ति है। उक्त जानकारी आवेदक को प्रदान न की जाए। यदि मेरी आपत्ति के बावजूद उक्त जानकारी प्रदान की जाती है तो इसकी सूचना मुझे दी जाए, जिससे विहित समय के भीतर उक्त संबंध में अपील प्रस्तुत की जा सके। अस्तु, उक्त आपत्ति प्रतिवेदन प्रेषित है। अब ये तीसरे महीने में इन्होंने आपत्ति ली थी 22/3 में। मैंने प्रथम अपील करी थी। प्रथम अपील में इनका ये जो आपत्ति है ये तो निरस्त हो गई। प्रथम अपील में निर्णय हुआ कि जानकारी जबलपुर में इन्होंने अनावश्यक पत्राचार किए हैं, आपको जानकारी जबलपुर से दी जाएगी। पीआईओ को आदेश दिया कि आप जबलपुर में इसे भेजें ऑर्डर को, और मुझे जबलपुर से आज तक के कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं जबलपुर से भी मांग रहा हूं जानकारी। तो अब देखिए जानकारी में क्या मांगा है, जो ये बोल रहे निजी है। इनका तो कहना है कि ये मेरे जन्म तारीख भी, जन्म दिनांक भी मेरी निजी है। इनका तो ऐसा कहना है। हाँ सर, एक और मैं आपको बताता हूं। हाँ, अब थोड़ा सा मैं प्रकाश और डालता हूं जो मांगा था उससे पहले, कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इसमें इन्वॉल्व कैसे हुआ, उसके बाबू इन्वॉल्व कैसे हुए, पीआईओ इन्वॉल्व कैसे हुआ इनके साथ। ये देखिए ऑनलाइन 27/5/24 को मैंने आवेदन लगाया, एफआईआर से करीबन 4-5 महीने पहले, है ना। देखिए सर, मैंने ये 2 बिंदु की जानकारी मांगी है। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर, मेरा आवेदक का नाम हो गया। ये 2 बिंदु खास है। निम्नलिखित अनुरोध की वांछित सूचना के प्रमाणिक दस्तावेज न्यायालयीन कार्य के लिए प्रदान करें। बुरहानपुर कोर्ट के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के अयोग्य होने की शिकायत करना चाहता हूं। वर्तमान में पदस्थ सक्षम प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं ईमेल एड्रेस प्रदान करें जिसे शिकायत ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। ये शिकायत पोर्टफोलियो के पास करना होती है, तब उस समय में मेरे पास 5वें महीने में इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो पोर्टफोलियो अधिकारी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका पदनाम क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। तो मैंने ये 5वें महीने के अंदर ये शिकायत करी थी, यानी जानकारी मांगी थी कि मुझे ये जानकारी दी जाए कि आखिर यदि किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शिकायत करना हो तो किस व्यक्ति के पास करना होगी। ये बिंदु क्रमांक 1 में मैंने मांगा था। कोई ज्यादा कोई चीज नहीं मांगा है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से। आप समझ सकते हो, सक्षम प्राधिकारी का नाम, पद नाम एवं ईमेल एड्रेस प्रदान करें जिसे शिकायत ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। दूसरा बिंदु क्या मांगा है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर में एक शिकायत डायरी रखी गई है या नहीं रखी, नई सूचना प्रदान करें। इन 2 बिंदुओं पर मैंने जानकारी मांगी और इसमें यह भी स्पष्ट लिखा है कि सूचना मेरे स्वच्छ और स्वस्थ जीवन जीने के अधिकार पर अतिक्रमण रोकने के लिए लग रही है। इंडस्ट्रियल जल प्रदूषण से आवेदक पीड़ित है। ये मैं 27/5 यानी मेरे ऊपर एफआईआर होने से पहले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंदर मैं ये जो एफआईआर, मैं जो आवेदन दिया हूं, इसकी आवेदन की सूचना, और इसके बाद मैं 2-3 बार भी आवेदन लगा चुका हूं। इनकी हिम्मत नहीं हुई पीआईओ की या प्रथम अपीली अधिकारी की कि वो पोर्टफोलियो अधिकारी का नाम, पदनाम बता सके कि ये शिकायत ना करे। तो ये 2 जानकारी इन्हें देने में क्या दिक्कत है?
बहानेबाजी अभी तक के बना रहे हैं, जबकि मैंने सीसी अटैच फीस भर दी ऑनलाइन, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, देखिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर। ये कह रहा था हरीश जी, जी अब अपन इसको कंक्लूड भी करेंगे, 10-5 मिनट का जो भी टाइम है, तो ये बल्कि इशू आरटीआई वाले अपन आगे भी ले लेंगे। जी। आज का आपका जो मेन था वो एनएचआरसी वाला था, तो हम्म। वो उस पर यदि और कुछ है और लोगों के कुछ क्वेरी हाँ भी तो शायद मेरा hand raise- हाँ तो मेरा यही कहना था कि ये आरटीआई के अंदर हमने जानकारी मांगी, इस कारण जानकारी न देने के बजाय हमें इस प्रकार से नहीं, जेल सही में है, प्रताड़ित किया गया। सही है, बहुत सही पॉइंट है आपका। और इस पर अभी अभी आगे भी चर्चा करेंगे, एक आध एपिसोड होगा थोड़ा सा इसमें, क्या ठीक कहते हैं वो, है ना, आप फास्ट मेरी बात जस्टिस वाले। लगभग मैं कर चुका हूँ, है ना, और यदि आप समय दे तो मैं बोलूँ, नहीं तो फिर आप आगे कुछ नहीं और नहीं, ले सकते हो। आप और कुछ इसको समराइज करें, और कुछ क्या है कि पार्टिसिपेंट्स हैं, इनके भी कुछ डाउट्स या क्वेरी हैं। राज तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, आपने पहले हैंड रेज किया हुआ था। जी, सभी को नमस्कार शिवानंद जी। हाँ। पहली बात तो हरीश सोलंकी जी ने जो काम किया है वो सच में ही एक योद्धा का काम है, क्योंकि कुछ लोग हिम्मत नहीं कर पाते और इन्होंने इतना सूद कलेक्ट किए। मेरे सर छोटे छोटे 2-3 सवाल हैं इनसे। इन्होंने जेल में जो कैमरे लगे रहते हैं उनके बारे में कुछ बताया था, तो